प्राइवेट रूम के बाहर खड़ा मैं अनजाने में अंदर चल रही बातचीत सुन बैठा था और जो शब्द मेरे कानों तक पहुंचे उन्होंने मेरे पूरे अतीत को जैसे एक झटके में मेरे सामने ला खड़ा किया। बचपन से जिस लड़की को मैं पसंद करता आया था वही लड़की कह रही थी कि मैं सिर्फ एक आया का बेटा हूं, उसे मुझसे कोई मतलब नहीं है। अजीब बात यह थी कि यह सुनकर मुझे दुख नहीं हुआ बल्कि मेरे भीतर खुशी की एक ऐसी लहर उठी जिसे मैं बड़ी मुश्किल से छिपा पा रहा था, क्योंकि मैं दोबारा जी उठा था। हाँ, मुझे दूसरी जिंदगी मिल चुकी थी और इस बार मुझे अपने पिछले जन्म की हर गलती याद थी। मुझे पता था कि अपनी जिद और उसके पीछे भागने की आदत की वजह से कॉलेज खत्म होते ही गुवानिंग आखिरकार मेरे साथ शादी कर लेगी। लेकिन शादी के सिर्फ 3 साल बाद वही नरम दिल और दयालु सीनियर एक ऐसी पागल कंट्रोल फ्रीक बन गई थी जिसने मेरी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया था। मेरी रोज की जिंदगी बस एक ही खेल बनकर रह गई थी, भागना, पकड़ा जाना, फिर भागना और फिर पकड़ा जाना। इसलिए इस बार मैंने मन ही मन फैसला कर लिया था, अब मैं उसके पीछे नहीं भागूंगा। उस पागल लड़की से जितना हो सके उतना दूर रहूंगा और समय रहते खुद को बचा लूंगा। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने चेहरे पर आई मुस्कान को दबाया और प्राइवेट रूम का दरवाजा धकेलकर अंदर चला गया। दरवाजा खुलते ही कमरे में बज रहा संगीत अचानक बंद हो गया। पूरा माहौल एक पल में शांत हो गया। कमरे में मौजूद कई लोगों की नजरें एक साथ मेरी तरफ उठ गईं। मैंने पलकें झपकाईं। मेरी खुशी शायद मेरे चेहरे से छिप ही नहीं रही थी। मैंने सहज बनने की कोशिश करते हुए कहा, मैं बस कुछ लेने आया था, तुम लोग मुझ पर ज्यादा ध्यान मत दो। तभी जिया ने मुझे उकसाने वाले अंदाज में देखा। वह सब जानते हुए भी अनजान बनने का नाटक करते हुए बोली, अभी सब सुन लिया ना? मैंने मासूमियत का नाटक किया। क्या सुना? मेरे सवाल पर उसके होठों पर घमंड भरी मुस्कान फैल गई। वह तिरस्कार से बोली, तुम जैसे लोग हमेशा अपनी औकात से ऊपर उठने के सपने देखते हैं। मैं एक पल के लिए रुक गया, फिर उसकी आंखों में देखते हुए शांत स्वर में कहा, तुम सही कह रहे हो। बस इतना कहकर मैंने अपना कैनवास बैग उठाया। न कोई बहस, न कोई सफाई, न कोई शिकायत। मैं पलटा और बिना पीछे देखे वहां से भाग निकला। मेरे जाते हुए कदमों को गुवानिंग लगातार घूरती रही। उसके हाथ में पकड़ा शराब का गिलास इतनी जोर से दबा हुआ था कि ऐसा लग रहा था जैसे वह अगले ही पल टूट जाएगा। उधर कमरे में ठहाके गूंज उठे। जियाहो ने भी तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ कहा, चलो, कम से कम उसे अपनी औकात का तो पता है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके शब्द मेरे लिए अपमान नहीं बल्कि आजादी थे। जैसे ही मैं बार से बाहर निकला, मेरी बुक की हुई कैब पहले से ही बाहर खड़ी थी। मैं तुरंत उसके अंदर जा बैठा और राहत की एक लंबी सांस ली। ड्राइवर आंटी ने मुझे देखते हुए पूछा, बेटा तुम भी किसी अमीर घर के हो क्या? जुहू और शावान तो रईसों का इलाका है। मैंने शांत स्वर में जवाब दिया, मेरी माँ एक घरेलू नौकरानी है और आमतौर पर गुल परिवार के घर में ही रहती हैं। लेकिन असली वजह मैं उन्हें कैसे बताता? मुझे गुवानिंग से दूर रहना था और उसके लिए आगे चलकर मुझे कोई ना कोई बहाना बनाकर उस घर से अलग रहना ही पड़ेगा। ड्राइवर आंटी को ज्यादा समझाने के बजाय मैंने कहा, नहीं, वो मेरे दोस्त का घर है। इस वक्त मेरे पास खाली बैठने का समय नहीं था। मैंने तुरंत कॉलेज एडमिशन का डेटा निकाला और उसे देखने लगा। पिछले जन्म में प्राइमरी स्कूल से लेकर कॉलेज तक मैं हमेशा गुवानिंग के साथ एक ही स्कूल में रहा था। एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद भी मेरी हालत वही रही। मैं उसके पीछे पीछे उसी यूनिवर्सिटी में गया। सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने उसी कोर्स में एडमिशन लेने की कोशिश की जिसमें वह जाने वाली थी। तब मुझे अपने भविष्य की कोई चिंता नहीं थी। मेरे लिए बस एक ही चीज मायने रखती थी, गुवानिंग के साथ रहना। मुझे डर था कि अगर मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए तो मैं उसके पास वाले कॉलेज में भी आवेदन कर दूंगा। अपने करियर के बारे में मैंने कभी गंभीरता से सोचा ही नहीं था और सबसे हास्यास्पद बात तो यह थी कि मेरे एग्जाम उम्मीद से भी बेहतर हो गए थे। नतीजा, मैं उसी यूनिवर्सिटी में उसी कोर्स में दाखिल हो गया जहां गुवानिंग थी। अब इस बारे में सोचकर ही मेरा सिर दर्द करने लगा। अगले 4 साल भी मुझे उसी के साथ रहना पड़ता, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला था। चाहे मुझे 10,000 हिम्मतें ही क्यों न मिल जाएं, मैं इस बार उसके पीछे नहीं जाऊंगा। मैंने मन ही मन पक्का फैसला कर लिया। इस बार मेरी यूनिवर्सिटी अलग होगी, मेरी जिंदगी अलग होगी और गुवानिंग से मेरा रास्ता भी अलग होगा। कैब जैसे ही जुहू और शाबान पहुंची, मैंने ड्राइवर को पैसे दिए और सीधे गुल परिवार के घर की ओर भागा। पिछले जन्म में गुवानिंग से शादी करने के बाद मैं इस घर में बहुत कम लौटता था। इसकी एक बड़ी वजह थी गुवानिंग की माँ। गु मैडम को हमेशा लगता था कि मैंने किसी चाल से उनकी बेटी को अपने जाल में फंसा लिया है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि शादी के 3 साल बाद हम दोनों ऊंचे समाज में एक आदर्श जोड़े के रूप में जाने जाते थे। घर पहुंचते ही मैं सीधे अपने कमरे में गया, कंप्यूटर चालू किया। मेरी माँ लिचिंग ज्ञान ने देखा कि मैं बिना अभिवादन किए सीधे कमरे में घुस गया हूँ। वह मेरे पीछे पीछे कमरे में आ गईं। उन्होंने पूछा, जो क्या बात है? मैंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। कुछ नहीं माँ, मुझे अपना एडमिशन फॉर्म बदलना है। मेरी बात सुनते ही उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। कल तक तो तू कह रहा था कि वार्निंग के साथ ही एक कॉलेज में जाएगा। मैं लगातार सिर हिलाते हुए बोला, माँ, मेरे नंबरों से उस टॉप यूनिवर्सिटी में जाना मुमकिन नहीं है। अगर मैं पहली पसंद में नहीं आया तो फिर कहीं का नहीं रहूंगा। मेरी माँ इन एडमिशन की पेचीदगियों को ज्यादा नहीं समझती थीं, लेकिन जब उन्होंने मेरी आवाज में इतनी गंभीरता महसूस की तो उन्होंने मेरी बात पर भरोसा कर लिया। उन्होंने कहा, कॉलेज में दाखिला होना जरूरी है, जल्दी कर।
मैंने तुरंत एडमिशन सिस्टम खोल लिया। जैसा मैंने सोचा था, मेरी पहली पसंद चिंगचिंग यूनिवर्सिटी थी, लेकिन सिस्टम बंद होने में सिर्फ 10 मिनट बचे थे। मेरे पास सोचने के लिए ज्यादा वक्त नहीं था। मैंने जल्दी जल्दी दूसरी पसंद वाले कॉलेज को पहले नंबर पर कर दिया। अब कम से कम मैं उसी यूनिवर्सिटी में नहीं जा रहा था। लेकिन अगले ही पल मेरे मन में दूसरा सवाल उठा। मेरे नंबरों के हिसाब से दूसरी पसंद वाले कॉलेज में जाना कहीं नुकसान का सौदा तो नहीं होगा। मैं अभी इसी बात पर सोच ही रहा था कि अचानक लैपटॉप की स्क्रीन काली पड़ गई। मैं चौंक गया। क्या हो गया? मैंने माँ की तरफ देखा। माँ, घर में लाइट गई क्या? माँ ने तुरंत आसपास देखा। नहीं तो शायद तेरा कंप्यूटर खराब हो गया। मेरी हथेलियों में पसीना आने लगा। समय निकल रहा था। मुझे तुरंत दूसरा कंप्यूटर चाहिए था। मैंने पूछा, क्या किसी और का कंप्यूटर मिल सकता है? ग्वानिंग का कोई बैकअप लैपटॉप है क्या? माँ ने सिर हिलाया। हाँ है, वार्निंग के कमरे में जल्दी जा। मैं लियो अंकल से पूछती हूँ। मैंने डायनामिक पासवर्ड कार्ड उठाया और सीधे दूसरी मंजिल की तरफ भागा। दाईं तरफ ग्वानिंग का स्टडी रूम था। मैंने दरवाजा धकेला और अंदर चला गया। कंप्यूटर चालू किया, लेकिन स्क्रीन पर पासवर्ड मांग रहा था। मैंने हैरानी से कहा, क्या बात है, इसमें पासवर्ड भी लगा है? मैंने मेज पर हाथ मारा। मुझे थोड़ी देर के लिए कंप्यूटर इस्तेमाल करना था, इसमें पासवर्ड क्या लगाया है? बेकार का। अचानक मुझे एहसास हुआ कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। मैंने झुंझलाकर कहा, तू फिर से बोल। लेकिन अगले ही पल कमरे की हवा जैसे जम गई। मेरे हाथ से माउस छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। मैं अकड़कर पीछे मुड़ा। दरवाजे की चौखट से गुवानिंग टिकी हुई थी। उसकी ठंडी निगाहें सीधे मुझ पर जमी थीं। मेरा दिल एक पल के लिए धक से रह गया। गुवानिंग ने ठंडे स्वर में कहा, तुम बार में थे ना? मैंने उसकी तरफ देखा। वह आगे बोली, मेरे कपड़े भीग गए थे, बदलने आई थी। मैंने खुद को शांत रखने की पूरी कोशिश की। मैं सामान्य तरीके से बात करना चाहता था, लेकिन जैसे ही मैंने उसे अपने सामने देखा, पिछले जन्म की शादी के 3 सालों का सारा बोझ और तकलीफ एक साथ मेरे दिमाग में लौट आई। मेरी हालत खराब होने लगी। मेरा शरीर तक कांपने लगा। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, मैं बस थोड़ी देर के लिए कंप्यूटर इस्तेमाल करना चाहता हूँ। पासवर्ड क्या है? ग्वानिंग बिना जल्दबाजी किए शांत कदमों से मेरे पास आई। उसने कंप्यूटर पर कुछ बटन दबाए, पासवर्ड डाल दिया। हो गया। मैंने सिर हिलाया। मैंने तुरंत एडमिशन सिस्टम खोलने की कोशिश की, लेकिन तभी मुझे एहसास हुआ कि गुवानिंग अभी भी वहीं खड़ी थी। वह जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैंने उसकी तरफ देखा। उसने धीमे से पूछा, तुम कपड़े बदलने नहीं जाओगी? वह हल्का सा मुस्कुराई। इतनी जल्दी क्या है, देखते हैं तुम किस मुसीबत में फंसे हो। मेरी घबराहट और बढ़ गई। मैंने अपनी पैंट की सिलवट को कसकर पकड़ लिया। मैं उसे यह नहीं बता सकता था कि मैं असल में क्या करने आया हूँ। अगर मैंने उसे बता दिया कि मैं अपना एडमिशन फॉर्म बदल रहा हूँ और उसके साथ एक ही कॉलेज में नहीं जाना चाहता, तो पता नहीं वह क्या करती। मेरे दिमाग में अचानक उसका वह अंधेरा चेहरा घूम गया और उसके साथ वे सारे वादे भी याद आने लगे जो मैंने कभी पूरे विश्वास के साथ किए थे। मैंने उससे कहा था कि मैं जरूर उसके साथ एक ही कॉलेज में जाऊंगा। अब वही वादा मेरे सामने दीवार बनकर खड़ा था। गुवानिंग ने मेरी घबराई हुई हालत को गौर से देखा। उसने पूछा, भमतानी, घबरा क्यों रहे हो और इस बार क्या बेवकूफी की है? उसकी नजरों में शायद यही था कि मैंने फिर कोई गड़बड़ कर दी है और वह हमेशा की तरह मेरी गलती ठीक करने आई है। आखिर पिछली बार भी तो ऐसा ही हुआ था। मैंने उसके लिए केक बनाने की कोशिश की थी, नतीजा पूरा किचन ही उड़ा दिया था। उस वक्त भी मेरी हालत बिल्कुल ऐसी ही थी, लेकिन गुवानिंग ने मेरी गलती का बोझ अपने ऊपर ले लिया था। हालांकि जिसे भी सच पता था वह आसानी से समझ सकता था कि असली गलती मेरी ही थी। आखिर बचपन से ही गुवानिंग सबकी चहेती रही थी, बेहद होशियार, परफेक्ट और ऐसी लड़की जो कभी गलती नहीं करती थी। मैंने मन ही मन खुद को संभाला। कोई बात नहीं, मैंने फिर से एडमिशन फॉर्म बदलने की कोशिश की, लेकिन तभी उसकी जांचती हुई निगाह मेरी आंखों से टकरा गई। जो बात मेरे मुंह तक आ चुकी थी वह वहीं रुक गई। मैंने स्क्रीन की तरफ देखा। सिस्टम बंद होने में अब सिर्फ 3 मिनट बचे थे। मेरे पास और समय नहीं था, इसलिए मैंने गुवानिंग के सामने ही सिस्टम में लॉग इन किया। मैंने एक गहरी सांस ली। मेरे हाथ कांप रहे थे, फिर भी मैंने फैसला कर लिया। कांपती उंगलियों से मैंने दूसरी पसंद वाले कॉलेज को पहले नंबर पर कर दिया। गुवानिंग ने स्क्रीन की तरफ देखा, फिर उसके चेहरे पर एक ठंडी हंसी उभरी। उसने धीमे लेकिन बेहद तीखे स्वर में कहा, जियांग हांजो, यही है वह पक्का वादा जो तूने किया था कि मेरे साथ एक ही कॉलेज में जाएगा। उसकी आवाज सुनते ही कमरे का माहौल बदल गया। चारों तरफ की हवा इतनी ठंडी लगने लगी जैसे अचानक बर्फ गिरने लगी हो। मैंने गर्दन सिकोड़ ली और बहुत धीमे से बड़बड़ाया, भर दिया तो क्या? मैं वहां पहुंच भी नहीं पाता। मेरी बात सुनते ही गुवानिंग का चेहरा पत्थर की तरह सख्त हो गया। नंबर तो पहले ही आ चुके हैं, प्रांत की रैंकिंग भी मैंने खुद तेरे लिए चेक की है। गुवानिंग की बात सुनकर मैं कुछ पल के लिए चुप रहा। एंट्रेंस एग्जाम से पहले अचानक पता नहीं उसे क्या सूझी थी, उसने खुद मुझे पढ़ाना शुरू कर दिया था। उसका कहना था कि वह नहीं चाहती कि मैं उसकी वजह से उसकी बेइज्जती कराऊं, और शायद सच में मेरी किस्मत चमक गई थी। मेरे नंबर उम्मीद से काफी अच्छे आए थे। मैंने थोड़ा तनकर जवाब दिया, लेकिन क्या इसकी 100% गारंटी है? अगर मेरी सीट नहीं लगी तो क्या मैं दोबारा एग्जाम दूंगा? गुवानिंग ने बिना कुछ कहे मेरी कुर्सी पकड़ ली और झटके से उसे अपनी तरफ घुमा दिया। अब मुझे उसकी आंखों में देखकर बात करनी पड़ रही थी। उसकी आवाज ठंडी थी। तुझे किसी और कॉलेज में जाना है?
मैंने तुरंत नजरें झुका लीं। मेरी आवाज भी भारी हो गई। होंठ भींचते हुए मैंने कहा, हाँ क्यों? गुवानिंग ने बिना पलक झपकाए मेरी तरफ देखा। तेरे नंबरों से चिंगदा में दाखिला पक्का है। मैं चुप रहा। धीरे से मेरा हाथ फिर माउस की तरफ बढ़ा। मैं बस फॉर्म कंफर्म करने ही वाला था कि ऊपर से गुवानिंग की आवाज फिर सुनाई दी। जियांग हांजो, दूसरी पसंद वाला कॉलेज बिल्कुल साधारण है। न तो वह 985 की लिस्ट में है और न ही 211 में। तू तो हमेशा इन्हीं नामों की परवाह करता था। उसकी बात सीधे मेरे दिल पर लगी। सच कहूं तो उसके पास बात थी। मेरे जैसे नंबरों के साथ किसी साधारण कॉलेज में जाना सच में नुकसान का सौदा हो सकता था। मैं एक आम इंसान था। अगर किसी बड़े और अच्छे कॉलेज से पढ़ाई करता तो आगे चलकर शायद ज्यादा कमाने का मौका मिलता। मैं फिर से डगमगाने लगा। गुवानिंग ने शायद मेरी हालत भांप ली थी। उसके होठों पर अचानक एक चालाक मुस्कान आई। फिर उसने जैसे कैजुअली कहा, सुना है चिंगदा में काफी सुंदर लड़कियां हैं। मैं एकदम चौंक कर उसकी तरफ देखने लगा और उसी पल मेरे दिमाग में एक नाम बिजली की तरह कौंधा, यशिंगलान। अरे मैं उसे कैसे भूल सकता था। यशिंगलान इस साल एक्सचेंज स्टूडेंट बनकर वापस आ रही थी और वह चिंगदा में ही पढ़ने वाली थी। मेरे मन में अचानक हलचल मच गई। दिल किया कि उसी वक्त उसे मैसेज कर दूं, लेकिन मेरे सामने गुवानिंग खड़ी थी, इसलिए मुझे अपने उत्साह को जबरदस्ती रोकना पड़ा। और तभी सिस्टम का समय खत्म हो गया। 5 बजे बज चुके थे। एडमिशन सिस्टम बंद हो गया। अब शायद पिछले जन्म की तरह ही मेरा दाखिला चिंगदा में होने वाला था। लेकिन अचानक मुझे लगा कि अब यह बात ज्यादा मायने ही नहीं रखती, क्योंकि असली बात यह थी कि शिंगलान जल्द ही वापस आ रही थी। वह मेरी पुरानी पड़ोसन थी, बचपन की साथी जैसी। वह मुझसे 2 साल बड़ी थी और हमेशा एक समझदार बड़ी बहन की तरह मेरा ख्याल रखती थी। ये सोचते ही मेरे दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। मैं उत्साह में बोल पड़ा, तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं फॉर्म नहीं बदलूंगा। लेकिन जैसे ही मैंने यह कहा, मुझे अचानक एहसास हुआ कि मैं गुवानिंग के बहुत ज्यादा करीब खड़ा हूं। मैं झट से कुर्सी की पीठ से सट गया और उससे दूरी बनाने की कोशिश करने लगा। फिर मैंने बात बदलते हुए पूछा, तुम्हें कपड़े बदलने नहीं जाना था? मेरी यह छोटी सी हरकत भी गुवानिंग की नजरों से छिप नहीं सकी। उसने हल्की सी आवाज में हूं कहा और बड़े बड़े कदमों से वहां से चली गई। उसके जाते ही मैं खुशी से उछल पड़ा। बहुत बढ़िया। मेरे चेहरे पर मुस्कान फैल गई। शिंगलान दीदी आखिरकार वापस आ रही हैं। लेकिन मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि दरवाजे के पास खड़ी गुवानिंग अभी ज्यादा दूर नहीं गई थी और उसने मेरी हर बात सुन ली थी। मैं खुशी खुशी गुनगुनाता हुआ दरवाजे तक पहुंचा ही था कि अचानक सामने से आती गुवानिंग से टकरा गया। वह बिना किसी भाव के वहीं खड़ी रही। फिर उसने अपनी हथेली मेरी तरफ बढ़ा दी। उसकी हथेली पर 4 पत्तियों वाला क्लोवर ब्रेसलेट रखा था, वही 4 पत्ती वाला तिपतिया घास का ब्रेसलेट। मैं कुछ पल उसे देखता रहा, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि वह मुझे क्यों दे रही है। मैंने बेरुखी से कहा, मुझे जाना है, रास्ते से हट जाओ। मैं उसके बगल से निकल गया। गुवानिंग वहीं खड़ी रह गई। उसके चेहरे की रंगत उतर चुकी थी। वह ब्रेसलेट कोई साधारण चीज नहीं था। पिछले जन्म में इसी ब्रेसलेट के लिए मैं गुवानिंग के सामने गिड़गिड़ाया करता था, लेकिन आज मैंने उसे देखा तक नहीं। जैसे किसी बहुत भारी बोझ से आखिरकार मुझे मुक्ति मिल गई हो। मैं दौड़ता हुआ अपने कमरे में आया और तुरंत शिंगलान को मैसेज किया। मेरा दिल खुशी से बाग बाग था। मैंने लिखा, तुम आखिर कब वापस आ रही हो? कुछ देर बाद उसका जवाब आया। तेरे कॉलेज शुरू होने पर। उसका जवाब देखते ही मेरे चेहरे पर फिर मुस्कान आ गई। पिछले जन्म में मेरी 2 बार घर से भागने की कोशिशें शिंगलान की मदद से ही सफल हुई थीं, और सबसे खास बात यह थी कि उसे गुवानिंग के बदले की कोई परवाह नहीं थी। मैंने एक गहरी सांस छोड़ी, फिर मन ही मन कसम खाई, इस बार मैं गुवानिंग से दूर रहूंगा। किसी भी हालत में उससे शादी नहीं करूंगा। शादी के बाद उसने मेरे साथ जो पागलपन भरे तरीके अपनाए थे, उनकी याद आते ही आज भी मेरी रूह कांप उठती थी। मैंने तुरंत गुवानिंग से जुड़ी हर चीज उठानी शुरू कर दी। एक एक करके उसका सामान इकट्ठा किया और कूड़ेदान में फेंक दिया। उधर गुवानिंग को अचानक याद आया कि प्राइवेट रूम में मैं टॉयलेट जाने का बहाना बनाकर निकला था और काफी देर तक वापस नहीं आया था। वह मुझे ढूंढने निकल पड़ी। उसने पूरे बार में खोजा, लेकिन मैं वहां नहीं था। आखिर उसने एक वेटर से पूछ लिया। वेटर ने बताया कि मैं तो बहुत पहले ही जा चुका था। गुवानिंग ने किसी तरह बहाना बनाया और कैब लेकर घर लौट आई। घर पहुंचते ही उसने देखा कि मैं उसके स्टडी रूम में छिपकर उसे गालियां दे रहा था। यह देखकर गुवानिंग के होठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। उसने मन ही मन सोचा, यानी मैंने उसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। तभी उसका फोन बज उठा। एक बार, फिर दूसरी बार और कई बार बजने के बाद आखिरकार गुवानिंग ने फोन उठाया। दूसरी तरफ उसकी सहेली की तेज आवाज सुनाई दी, वार्निंग, तू कहाँ है? सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। गुवानिंग ने बेरुखी से जवाब दिया, थोड़ी देर में आती हूँ, और उसने फोन काट दिया। दरवाजे की तरफ जाते हुए गुवानिंग ने देखा कि ली चिंग्यान मेरे कान उमेटते हुए मुझे समझा रही थी, बेटा माँ की बात मान, वार्निंग बिटिया को पटा ले। मैंने ऊपर ऊपर से सिर हिलाया। ठीक है माँ। ली चिंग्यान ने मेरी बात को जैसे अपनी तरफ से हाँ समझ लिया। उसने बेचारगी से मेरे माथे पर उंगली ठोकी और बोली, बस इतना कहता है कि वार्निंग बिटिया के साथ बाहर नहीं जा सकता। गुवानिंग ने पूरी बात नहीं सुनी। उसके होठों पर एक तीखी व्यंग्य भरी मुस्कान आई और वह बंगले से बाहर निकल गई। उसे पूरा यकीन था कि मैं अभी भी उसकी तारीफों के पुल बांध रहा हूँ। स्वाभाविक रूप से वह आगे की बातें सुन ही नहीं सकी, क्योंकि उसके जाते ही मैंने नाराज होकर कहा था, अगर उसे मैं पसंद नहीं हूँ तो क्या
जबरदस्ती करूंगा, उसके लिए पहले से रिश्ता तय है, मैं बीच में क्यों टांग अड़ाऊं, आगे से उसकी बात मत करना, वो मुझे परेशान करती है। इतना कहकर मैं बेपरवाह होकर अपने कमरे में वापस आ गया। माँ ने पीछे से कई बार आवाज दी, जो, लेकिन मैंने पलटकर नहीं देखा। अब मेरे दिमाग में एक और बात चल रही थी। मुझे लगा कि हमेशा गुल परिवार के घर में रहना ठीक नहीं है। पहले जब मेरे माँ बाप का तलाक हुआ था तब ली चिंग्यान मुझे लेकर चिंगचिंग आ गई थी। उस समय हम एक छोटे से बेसमेंट में रहते थे। गो मैडम ने ली चिंग्यान को अकेले बच्चे के साथ देखकर उन्हें रहने के लिए एक कमरा दे दिया था। तभी से हमारा इस परिवार से इतना गहरा जुड़ाव था। लेकिन अब मैं हर रोज गुवानिंग को नहीं देखना चाहता था, इसलिए मैंने सीधे किचन का रुख किया जहाँ ली चिंग्यान खाना बना रही थी। मैंने पूछा, माँ, तुमने जो मकान खरीदा था वो अभी भी है ना? ली चिंग्यान ने हैरानी से मेरी तरफ देखा। हाँ है, क्यों? उनका जवाब सुनते ही मैं खुशी से लगभग उछल पड़ा। मेरे मन में तुरंत एक ही बात आई, बढ़िया, अब मैं गुल परिवार से बाहर निकल सकता हूँ। लेकिन बाहर से मैंने बस इतना कहा, कुछ नहीं। ली चिंग्यान ने मेरी बेवकूफों जैसी मुस्कान देखी और माथे पर हाथ रख लिया। यह मुस्कुरा क्यों रहा है? मैंने सिर हिलाया। तुम नहीं समझोगी। ली चिंग्यान ने मेरे सिर पर हल्की सी चपत लगाई और फिर वही बात शुरू कर दी। मैं नहीं समझती, जल्दी उसे पटा ले, माँ बोलती रही और मैं चुपचाप अपने कमरे में वापस आ गया। अब कमरे में गुवानिंग का सामान हट जाने के कारण काफी खाली खाली और खुला खुला महसूस हो रहा था। लेकिन तभी मेरी नजर बिस्तर के सिरहाने पर पड़ी। वहां मुझे एक डायरी मिली। मैंने उसे उठाया। उस डायरी में मैंने गुवानिंग की चापलूसी में जो जो काम किए थे उन सब का जिक्र था। पिछले जन्म में गुवानिंग मुझे मजबूर करती थी कि मैं इस डायरी में लिखी बातें जोर जोर से पढ़ूं। उसे याद के आते ही मैं शर्म से पानी पानी हो गया। मैंने तुरंत फैसला किया, यह भी नहीं रखनी, इसे भी चुपचाप ठिकाने लगाना होगा। मैंने सोचा कि ऊपर से अपना नाम मिटा दूंगा ताकि बाद में किसी को पता ही न चले कि यह डायरी मेरी थी। बस सोचने की देर थी। मैंने पेन उठाया और डायरी पर लिखे अपने नाम को जोर जोर से रगड़ने लगा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर से ली चिंग्यान की आवाज आई, जो, रात का खाना तैयार है। मैंने झट से डायरी बंद कर दी। आया। मैं डायरी को संभालकर बाहर निकला और लिविंग रूम की तरफ पहुंचा। वहां पहुंचते ही मुझे गू मैडम की खुश आवाज सुनाई दी, जिया और भी हैंडसम हो गया है, आ जाओ खाना खाते हैं। मैंने सामने देखा, जिया आ चुका था। वह इस परिवार का इकलौता बेटा था। उसकी माँ और गू मैडम बचपन की सहेलियां थीं। इसी वजह से दोनों परिवारों में उसकी और गुवानिंग की शादी की बात हमेशा से चलती रही थी। मैंने उत्सुकता से जिया को देखा, क्योंकि पिछले जन्म में मेरी और गुवानिंग की शादी के 3 साल बाद भी जिया कुंवारा रहा था। मैंने सुना था कि वह गुवानिंग के वापस आने का इंतजार करता रहा और अब शायद इस बार मैं इन दोनों को मिला सकता था। मेरे मन में यह विचार आते ही मैंने गुवानिंग की तरफ देखा। उसकी नजर धीरे धीरे मेरी तरफ उठी और जैसे ही उसने देखा कि मेरे चेहरे पर जरा भी, गुवानिंग की तरफ देखते हुए भी मेरे चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। मैंने बस बेपरवाही से चॉपस्टिक उठाई और खाना खाने लगा। गू मैडम ने मुझे देखा और तुरंत आवाज लगाई, जो जल्दी आ जाओ, आज तुम्हारी पसंद का अनानास और मशरूम वाला पोर्क भी बना है। मुझे खुद याद नहीं था कि आखिर कब से मैं गुल परिवार के साथ एक ही मेज पर बैठकर खाना खाने लगा था। लेकिन अब मैंने मन में तय कर लिया था, आगे से ऐसा नहीं होगा। गू मैडम ने मुझे कभी अपना दामाद नहीं समझा था। उनकी नजर में मैं हमेशा सिर्फ वार्निंग का छोटा भाई रहा था। मेरी पुरानी जगह आज भी खाली थी, लेकिन वह जगह गुवानिंग के ठीक बगल में थी। मैंने कुछ नहीं कहा और चुपचाप जाकर जियाहो की बाईं तरफ बैठ गया। इस तरह मैं गुवानिंग के ठीक तिरछे सामने था। गू मैडम ने बातचीत शुरू करते हुए पूछा, तुम तीनों एक ही क्लास में थे ना? जियाहो ने तुरंत जवाब दिया, हाँ आंटी। फिर उसने बताया, मैं और वार्निंग दोनों टॉप छात्र थे। मैं चुपचाप अपने खाने में लगा रहा। उनकी बातचीत पर ध्यान देने की मेरी कोई इच्छा नहीं थी। सच कहूं तो मुझे इतनी भूख लगी थी कि उस समय मेरे लिए सामने का खाना ही सबसे महत्वपूर्ण था। गुवानिंग ने कनखियों से मेरी तरफ देखा। शायद उसे यह अजीब लग रहा था कि आज मैं गू मैडम की किसी बात पर पहले की तरह तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। गू मैडम ने मुस्कुराते हुए जियाहो की तारीफ की। जियाहो तो बड़ा होनहार है। मेरी आंखें तुरंत चमक उठीं। मैंने बिना एक पल गंवाए उनकी हाँ में हाँ मिला दी। आंटी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। जियाहो तो बहुत काबिल है, शायद प्रांत में गुतब बिटिया के साथ पहला नंबर भी बांट सकता है। मेरी बात सुनकर गू मैडम के चेहरे पर संतुष्टि फैल गई। उन्होंने जियाहो की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोली, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। फिर उन्होंने खाना परोसते हुए कहा, यह भाप में बनी मछली चको, बहुत स्वादिष्ट है। तुम्हारी माँ ने भी बताया था कि तुम्हें यह पसंद है, मेरी ही तरह। उनकी बात सुनते ही मुझे अपनी माँ का बनाया खाना याद आ गया। माँ ने आज रात कॉर्न और पसलियों का सूप बनाया था और वह मेरा सबसे पसंदीदा खाना था। मैं तुरंत उठकर किचन की तरफ चला गया, लेकिन मेरे पीछे जियाहो भी आ गया। मैंने एक कटोरी सूप भरा और जैसे ही मुड़ा, सामने से जियाहो आता दिखाई दिया। उसका इरादा साफ नहीं था। मैंने किनारे होने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल वह मुझसे टकरा गया। मेरे पैर लड़खड़ा गए और कटोरी में रखा गर्म सूप छलक कर मेरी हथेली पर गिर पड़ा। सौभाग्य से कटोरी मेरे हाथ से गिरी नहीं, लेकिन तभी जियाहो ने जोरदार चीख मार दी। उसकी चीख सुनते ही लिविंग रूम में बैठे सभी लोगों का ध्यान हमारी तरफ चला गया। गू मैडम और गुवानिंग दोनों दौड़कर किचन में आईं। गू मैडम ने घबराकर पूछा, जियाहो
क्या हुआ? जियाहो ने अपनी बांह पकड़ ली और चेहरे पर दर्द के भाव लाते हुए बोला, कुछ नहीं, बस जियांग हांजो से जरा सूप छलक गया। उधर मैं बचा हुआ सूप पी रहा था। गुआनिंग पहले ही जियाहो से माफी मांग चुकी थी, वह भी अपने उसी ठंडे अंदाज में। मैंने भौहें उठाई। शायद उसकी नजर में मैं हमेशा से एक नाकाबिल और बेवकूफ इंसान ही रहा था, जो काम कम करता था और बेइज्जती ज्यादा करवाता था। मुझे झुंझलाहट हुई। मैंने गुआनिंग की तरफ देखते हुए कहा, तुम यह कैसे मान लेती हो कि यह जानबूझकर नहीं हुआ? गुआनिंग ने हल्की सी भौहें तानी, फिर शांत आवाज में पूछा, तो क्या तुमने सच में जानबूझकर किया था? इससे पहले कि मैं कुछ कहता, ली चिंग्यान तुरंत बीच में आ गईं। माफ करना, मेरे झो से जरा गलती हो गई। उन्होंने जियाहो की तरफ देखते हुए कहा, ये साहब पहले अस्पताल चलते हैं। गु मैडम का चेहरा थोड़ा नरम पड़ा। उन्होंने गुआनिंग से कहा, वार्निंग, जियाहो को अस्पताल ले जाओ। इसके बाद तीनों अस्पताल के लिए निकल गए। उनके जाते ही ली चिंग्यान मेरे पास आकर बोली, कोई बात नहीं, माँ को पता है कि तू जानबूझकर ऐसा नहीं करता। तुझे तो कॉर्न और पसलियों का सूप बहुत पसंद है। कटोरी चाटने की नौबत आ जाती है, ऐसे भला तू उसे कैसे छलका सकता है? मैंने उन्हें देखकर कहा, तुम भी क्या बात करती हो, जल्दी खाओ, यह तो एकदम अच्छी पसलियां हैं। मैंने एक और कटोरी खाई। इस बार मेरा मन पूरी तरह खुश हो गया। मेरे होठों पर अनायास मुस्कान आ गई। तभी लियू अंकल ने कहा, रात का खाना रखने की जरूरत नहीं है, खाना समेट लो। ली चिंग्यान खाना समेटने लगी। तभी मैंने कैजुअली कहा, शिंगलान दीदी वापस आ रही हैं। मेरी बात सुनते ही ली चिंग्यान खुश हो गईं। फिर अचानक उन्हें याद आया, अरे पड़ोस वाले यन परिवार की बेटी। मैंने सिर हिलाया। जियांग और यन परिवार सिर्फ 1 साल तक पड़ोसी रहे थे। उसके बाद यन परिवार विदेश चला गया था। फिर त्योहारों पर ही कभी कभी मुलाकात हो पाती थी। मैं वापस बैठ गया। मेरे मन में शिंगलान को लेकर जबरदस्त उत्सुकता थी। उसने खुद कहा था कि जब मैं कॉलेज में दाखिला ले लूंगा तभी वह वापस आएगी। ली चिंग्यान मेज समेटते हुए मुझे समझाने लगी, कॉलेज में भी मन लगाकर पढ़ना, समझे? मेरा मन उस समय उनकी लंबी नसीहत सुनने का बिल्कुल नहीं था। मैंने तुरंत कहा, माँ मैं सोने जा रहा हूँ। मैं बस कुछ ही कदम आगे बढ़ा था कि सामने से गुआनिंग दिखाई दे गई। वह अभी अभी वापस आई थी और दरवाजे पर खड़े होकर अपने जूते उतार रही थी। वह इतनी जल्दी लौट आई थी। मैंने बस एक नजर उसकी तरफ डाली और तुरंत नजरें हटा लीं। मेरी बेरुखी देखकर गुआनिंग की उंगलियां अनजाने में मुट्ठी बन गईं। उसने मुझे आवाज दी, जियांग हांजो, तुमसे बात करनी है। लेकिन मैंने ऐसा व्यवहार किया जैसे मैंने कुछ सुना ही नहीं। मैं तेज कदमों से अपने कमरे में भागा, दरवाजा बंद किया, कुंडी लगाई और सीधे बिस्तर पर लेट गया। उसी समय शिंगलान के एक के बाद एक मैसेज आने लगे। उसने पहले जिस हार की बात की थी उसी के बारे में उसने पूछा था। मैसेज के साथ उसने एक तस्वीर भी भेजी थी। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी मुस्कान दबा रहा था और उसका जवाब देने ही वाला था कि टक टक दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरे होठों पर हल्की सी डिंपल वाली मुस्कान आ गई। मेरी खुशी छिप ही नहीं रही थी। मैं दौड़कर दरवाजा खोलने पहुंचा, आया, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला सामने गुआनिंग खड़ी थी। मेरी मुस्कान उसी पल जम गई। ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी अभी नहा कर आई थी। उसके बाल अभी भी गीले थे और उनमें से पानी की बूंदें नीचे गिर रही थीं। उसकी नाक हल्की सी ऊंची थी, आंखों के कोने थोड़े तिरछे थे और दाएं कान की लोब पर एक छोटा सा निशान था जो दूर से कान की बाली जैसा दिखाई देता था। उसका पूरा अंदाज हमेशा की तरह बेपरवाह और बेहद इत्मीनान भरा था। वह बोली, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैंने तुरंत उसकी बात काट दी, कहो या जो हुआ। फिर मैंने अचानक पूछा, गु बिटिया, किचन में कैमरा नहीं है क्या? खुद जाकर देख लो। गुआनिंग एक पल के लिए रुक गई। उसे शायद बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं उससे इतने रूखे लहजे में बात करूंगा। उसने मेरी तरफ देखकर पूछा, क्या तुम नाराज हो? मैंने सिर हिलाया। तभी पीछे से फोन पर वीचैट का नोटिफिकेशन बजा। वह शिंगलान का मैसेज था। गुआनिंग ने मेरी बेचैनी महसूस कर ली। उसने मेरी बांह कसकर पकड़ ली और ऊपर देखते हुए कहा, यह गलतफहमी थी, लेकिन उस वक्त मेरे दिमाग में सिर्फ शिंगलान का भेजा हुआ मैसेज चल रहा था। मैंने बेहद बेमन से सिर हिलाया। तुम जो कह रही हो वह सही है, लेकिन माफी तो मैं नहीं मांगूंगा क्योंकि मैंने कुछ किया ही नहीं। इतना कहकर मैंने दरवाजा बंद कर दिया। फिर तुरंत फोन उठाया और शिंगलान के मैसेज का जवाब देने लगा। गुआनिंग दरवाजे के बाहर चुपचाप खड़ी रही। कुछ देर बाद जैसे उसे होश आया। उसे लगा कि आज मैं किसी अजीब मूड में हूँ, लेकिन वह ठीक ठीक समझ नहीं पा रही थी कि आखिर मेरे व्यवहार में ऐसा क्या बदल गया है। उधर कमरे के अंदर मैंने जल्दी से जवाब टाइप किया, मुझे यह तोहफा बहुत पसंद है। दूर अमेरिका में बैठी यन शिंगलान ने फोन की स्क्रीन पर मेरा जवाब देखा और मुस्कुरा दी। उसके मन में वही नन्हा शहजादा उभर आया जो मुस्कुराता था तो उसकी आंखों में तारों जैसी खुशी झलकती थी। उधर ली चिंग्यान ने खाने का कमरा समेटा और नीचे वाले गेस्ट रूम की तरफ गईं। वहां दरवाजे के पास गुआनिंग खड़ी थी। ली चिंग्यान ने उसे देखकर पूछा, बिटिया घर में कुछ हुआ है क्या? गुआनिंग ने नजर उठाई। ली चिंग्यान ने थोड़ा सोचकर लाचारी से कहा, कुछ नहीं, बस पड़ोस वाले यन परिवार की बेटी वापस आ रही है। उसकी और हांजो की हमेशा से बहुत अच्छी दोस्ती रही है। गुआनिंग के होंठ
हल्के से भींच गए। वो उसके करीब है, ये ख्याल उसके दिमाग में और गहराता चला गया। लेकिन तभी उसके मन में एक और बात आई। मैं हमेशा से उसी को पसंद करता रहा था। जब भी मैं उससे मिलता था मेरी खुशी आंखों से ही छलक पड़ती थी। गुवानिंग अपने कमरे में वापस गई और बाल सुखाने लगी। तभी उसके फोन पर जियाहो का मैसेज आया, आज अस्पताल छोड़ने के लिए शुक्रिया, नहीं तो बांह पर निशान पड़ जाता, बहुत भद्दा लगता, आगे से बांह नहीं दिखा पाता। इसके बाद उसने लिखा, जियांग हांजो को दोष मत देना, वह शायद गलती से हुआ था, सब जानते हैं वह थोड़ा बेढंगा है। फिर उसने बताया, माँ ने कहा है कि तुम्हें शुक्रिया कहने के लिए कल घर पर खाने पर बुलाए, आओगी? गुआनिंग ने सिर्फ एक शब्द लिखा, हाँ। फिर उसने फोन बंद कर दिया। कमरे में अंधेरा छा गया। वह बिस्तर के किनारे बैठी रही, न जाने कितनी देर तक और न जाने क्या सोचती रही। अगली सुबह मैं बिस्तर से उठा, मुंह हाथ धोकर बाहर लिविंग रूम में आया तो मेरी नजर गुआनिंग पर पड़ी। वह नाश्ता कर रही थी। मैं थोड़ा चौंक गया। असल में मैंने जानबूझकर यही वक्त चुना था ताकि गुआनिंग से बच सकूं। पहले इस समय वह जिम में होती थी, लेकिन आज वह सामने बैठी थी। मैंने कुछ नहीं कहा, बस 2 टुकड़े ब्रेड और दूध उठाया और वहां से जाने लगा। तभी ली चिंग्यान ने आवाज लगाई, इतनी जल्दी क्या है, बैठकर खाओ। मेरे पास मना करने का कोई अच्छा कारण नहीं था, इसलिए मन मारकर वापस बैठ गया। गुआनिंग पहले की तरह ही थी, ठंडी, दूर, और उसने मेरी तरफ एक नजर तक नहीं देखा। धीरे धीरे मैं निश्चिंत होने लगा। यही तो मुझे चाहिए था, यही रवैया बनाए रखो, मुझे नजरअंदाज करो। मैं बेवकूफों की तरह ब्रेड कुतरता रहा। तभी ली चिंग्यान ने एक उबला हुआ अंडा मेरे कटोरे में रख दिया। मैंने तुरंत माथे पर बल डाल दिए। माँ, मुझे अंडे पसंद नहीं है, खासकर उबले हुए अंडे, और उनकी पीली जर्दी तो बिल्कुल नहीं। ली चिंग्यान ने मेरी एक भी बात नहीं मानी। उन्होंने कहा, ताकतवर होते हैं, जल्दी खाओ। फिर अचानक याद दिलाया, आज तुमने शिजू के साथ बाहर जाने का प्लान बनाया था, भूलना मत। मैं तुरंत उठ खड़ा हुआ। अरे नहीं, मुझे अचानक याद आया, शायद मैंने शिजू के साथ बाहरी इलाके में अंगूर तोड़ने जाने का वादा किया था। मैं तुरंत अपने कमरे की तरफ भागा, कपड़े बदलने के लिए अलमारी खोली। अलमारी में लगभग सारे कपड़े ऐसे थे जो एक भद्र और रईस लड़के वाला लुक देते थे। मैंने उन्हें देखकर मुंह बिचकाया, क्योंकि मुझे याद था पहले मैंने सुना था कि गुआनिंग को जियाहो जैसे शालीन और रईसाना लड़के पसंद हैं। इसीलिए पिछले जन्म में मैंने भी अपनी पसंद बदलकर उसी तरह के कपड़े खरीदने शुरू कर दिए थे। और आज उन कपड़ों को देखते हुए मुझे सिर्फ एक ही बात समझ आ रही थी, मैंने पिछली जिंदगी में उसके लिए खुद को बदलने में कितनी बेवकूफी की थी। लेकिन अब मैं गुआनिंग के लिए अपनी पसंद से समझौता करने वाला नहीं था। आखिरकार अलमारी के एक कोने में मुझे हरे रंग का कुर्ता मिल गया। मैंने बिना ज्यादा सोचे वहीं उठाया और तैयार होकर बाहर निकल आया। माँ, जाता हूँ। मेरी आवाज सुनकर गुआनिंग ने नजर उठाई। वह एक पल के लिए रुकी, फिर नजरें हटा लीं और ऐसे बेभाव होकर खाना खाती रही जैसे मैंने कुछ कहा ही न हो। उसी वक्त जियाहो का फिर मैसेज आया, वार्निंग, कब आ रही हो? आंटी अभी माँ और अपनी सहेलियों के साथ महाजोंग खेल रही हैं। गुआनिंग ने जवाब दिया, थोड़ी देर में आती हूँ। उधर मैं जल्दी जल्दी शिजू से मिलने पहुंच गया। शिजू पहले से मेरा इंतजार कर रहा था। उसके बाल हमेशा की तरह करीने से कटे हुए थे। उसने साधारण सी ग्रे टी शर्ट और जीन्स पहन रखी थी, जबकि पैरों में टमाटर के रंग जैसे लाल जूते थे। मेट्रो स्टेशन पर जैसे ही मेरी नजर उस पर पड़ी, मैं दौड़कर उसे गले लगाने लगा। शिजू ने तुरंत अपना चश्मा संभाला। उसकी आंखें गोल हो गईं। फिर उसने जानबूझकर खांसते हुए कहा, अच्छा हुआ तुम भूले नहीं। मैं अच्छी तरह जानता था कि शिजू को हर काम बिल्कुल तय तरीके से करने की आदत थी। हमारी मुलाकात सुबह 9 बजे तय हुई थी। अगर मैं नहीं आता तो वह थोड़ा नाराज जरूर होता, बस थोड़ा सा। और एक गले लगाने के बाद उसकी नाराजगी भी तुरंत खत्म हो गई। शिजू ने कहा, पहले अंगूर तोड़ेंगे, उसके बाद पास वाले ढाबे में खाना खाएंगे। मैंने तुरंत कहा, ठीक है। मुझे शिजू के साथ बाहर जाना इसलिए भी अच्छा लगता था क्योंकि उसके साथ सब कुछ पहले से तय रहता था। मुझे बस उसके साथ चलना होता था और कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ती थी। मैंने शिजू की तरफ देखकर मुस्कुराया। फिर हम दोनों मेट्रो में चढ़ गए। बीच में हमें तीसरी लाइन बदलनी पड़ी। करीब 1 घंटे का सफर था। मैं खिड़की की तरफ देखते हुए जैसे अपने ही ख्यालों में खो गया था। तभी शिजू ने उत्सुकता से पूछा, तुम्हारा और गुआनिंग का क्या चल रहा है? उसका नाम सुनते ही मेरे भीतर अचानक एक अजीब सा डर उठ गया। मैंने तुरंत सिर हिलाया। मैं अब उसके पीछे नहीं पड़ता। शिजू थोड़ा चौंका। उसने अविश्वास से मेरी तरफ देखा। सच में नहीं पड़ता? मैंने सिर हिलाया। हाँ, मैं सच में संभल चुका हूँ। लेकिन उसी पल मेरे दिमाग में गुआनिंग का वह अंधेरा चेहरा उभर आया जिसके साथ शादी के बाद भी मेरे लिए उसका पागलपन भरा लगाव जुड़ा हुआ था। उसे याद करते ही मेरा शरीर भीतर तक कांप उठा। ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों के नीचे की जमीन ही खिसक गई हो। मैंने खुद से पूछा, आखिर मैं क्या करूं? शिजू ने मेरी तरफ देखा, फिर धीरे से सिर हिलाया और बड़बड़ाया, लेकिन लगता है आगे जाकर तुम दोनों का यह रिश्ता तो तय ही है। मैं तुरंत उसकी तरफ मुड़ा। क्या कहा? शिजू ने नजरें फेर लीं। कुछ नहीं। कुछ पल के लिए हम दोनों की नजरें मिलीं। फिर शिजू ने कहा, प्यास लगी है? उसने तुरंत अपने बैग से पानी की बोतल निकाली और मेरी तरफ बढ़ा दी। ये लो।
मैंने गर्दन हिलाकर उसका शुक्रिया किया। मुझे बिना अंदाजा लगाए भी पता था कि शिजू के बैग के अंदर टिश्यू, पावर बैंक और न जाने क्या क्या जरूर होगा। सच में वह चलते फिरते स्टोर जैसा था। मैंने पानी का एक घूंट लिया और तभी अचानक मुझे पिछले जन्म की एक और बात याद आ गई। गुवानिंग से शादी के बाद उसने मुझे लगभग घर में कैद करके रख दिया था। मैं शिजू से मिलना तक बंद कर चुका था। बाद में मुझे पता चला था कि शिजू ने मास्टर्स में दाखिला लिया और अपने ही सीनियर के साथ रिश्ता बना लिया था। लेकिन कुछ ही समय बाद किसी ने उसे ऑनलाइन घर तोड़ने वाला कहकर बदनाम कर दिया। बात इतनी बढ़ गई कि उसे अपनी पढ़ाई तक छोड़नी पड़ी। शिजू हमेशा से पढ़ाकू और समझदार रहा था। वह ज्यादा बातें नहीं करता था। मुझे सबसे ज्यादा रश्क उसकी फिजिक्स की प्रतिभा से होता था। लगभग हर बार उसके पूरे नंबर आते थे और इस जन्म में मैं उसे उस मुसीबत से बचाना चाहता था। शिजू ने अचानक पलट कर देखा। वह समझ चुका था कि मैं उसे घूर रहा हूँ। हंसते हुए उसने पूछा, क्या सोच रहे हो? मैंने सिर हिलाया, कुछ नहीं। फिर अचानक मैंने उससे पूछा, यह बताओ तुम्हें कोई पसंद है? शिजू ने तुरंत सिर हिलाया। ये क्यों पूछ रहे हो? मैंने कहा, बस तुम्हारी राय लेनी थी। फिर मैंने थोड़ा रुककर पूछा, वैसे तुम्हें सच में नहीं लगता कि मैं गुवानिंग को छोड़ सकता हूँ? शिजू ने अपना चश्मा ठीक किया और बहुत पक्की आवाज में कहा, मेरा यकीन है तुम पर, लेकिन मेरी जिंदगी के प्लान में प्यार व्यार नाम की कोई चीज नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें इस मामले में कोई सलाह नहीं दे सकता। मैं एक पल के लिए चुप हो गया। मेरे मन में एक सवाल उठा, क्या पिछले जन्म में सच में किसी ने शिजू को फंसा दिया था? कुछ देर बाद हम अंगूर के बागान पहुंच गए। शिजू ने काफी देर तक तलाश करने के बाद आखिरकार अंगूर का एक बड़ा गुच्छा काट लिया। मैंने तुरंत एक अंगूर तोड़ा, छीलकर मुंह में डाला, फिर दूसरा अंगूर छीलकर सीधे शिजू के मुंह में ठूंस दिया। कैसा है? शिजू की आंखें चमक उठी। बहुत बढ़िया, खट्टे मीठे और रस से भरे हुए हैं। गर्मी का एहसास भी कुछ कम हो गया था। हम दोनों ने 2 और गुच्छे चुने और फिर उनका हिसाब करने चले गए। बागान से निकलने के बाद शिजू मुझे पास के एक छोटे से ढाबे में ले गया। उसने कहा, यहाँ की लॉन्ग फिश नूडल्स बहुत लाजवाब है। मैंने पलकें झपकाईं। गुवानिंग खाने को लेकर बहुत नखरीली थी। इसी वजह से गुल परिवार में रहते हुए मैंने यह डिश कभी नहीं खाई थी, लेकिन आज पहली बार इसे आजमाने का मौका मिल रहा था। हम दोनों ढाबे के अंदर गए। खाने का समय था, इसलिए काफी भीड़ थी। रसोई आधी खुली हुई थी। बीच में कुछ मेजें लगी थीं और उनके आसपास हरे रंग के पर्दे थे। शीशे के पार साफ दिखाई दे रहा था कि कुछ कारीगर हाथ से नूडल्स खींच रहे थे। दूसरी तरफ चूल्हे पर ईल मछली की पतली कतरें भुनी जा रही थीं। चूल्हे से उठती लपटें साफ दिखाई दे रही थीं। पूरा माहौल व्यस्त था, लेकिन अंदर का तापमान ठीक ठाक ठंडा था। शिजू ने खाना ऑर्डर किया और साथ में 2 बोतल ड्रिंक भी ले आया। उसने मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, प्यास लगी होगी, थोड़ा खट्टा मीठा है, पी सकते हो। मैंने तुरंत सिर हिलाया। बोतल उठाकर एक बड़ा घूंट भरा। आड़ू का स्वाद मुंह में फैल गया। मैंने खुशी से कहा, बहुत बढ़िया। करीब 15 मिनट बाद वेटर 2 कटोरे लॉन्ग फिश नूडल्स लेकर आया। वह मुस्कुराते हुए बोला, नूडल्स आ गए। कटोरे के ऊपर ईल मछली की बेहद पतली पतली कतरें सजी थीं। उनके बीच हरे प्याज और लहसुन के छोटे छोटे टुकड़े बिखरे थे। साथ में तीखा तेल और सुगंधित सिरका भी था, जिसकी खुशबू सीधे नाक तक पहुंच रही थी। मैं उठती हुई भाप वाले उस गर्मागर्म कटोरे को देखता रह गया। फिर चॉपस्टिक उठाई और एक छोटा सा निवाला लिया। मेरी आंखें तुरंत चमक उठीं। क्या स्वाद है! नूडल्स मजबूत भी थे और मुलायम भी, और मछली बिल्कुल ताजी थी। करीब आधे घंटे बाद हम दोनों ने खाना खत्म कर दिया। मुझे थोड़ा अफसोस हुआ। अगर ये नूडल्स पैक करने के बाद खराब या गलते नहीं तो मैं माँ के लिए भी जरूर ले जाता। ली चिंग्यान को तरह तरह के नूडल्स बहुत पसंद थे। वह पहले हाथ से बेले हुए नूडल्स बनाया करती थीं। शायद उन्हीं की आदत की वजह से मुझे भी नूडल्स इतने पसंद हो गए थे। शिजू ने चश्मा ठीक किया। उसके चेहरे पर खाने के बाद संतोष साफ दिखाई दे रहा था। फिर उसने पूछा, अब कहीं और चलें? मैंने जोर से सिर हिलाया। चलो एक फिल्म देखते हैं, कैसा रहेगा? शिजू अभी हाँ कहने ही वाला था कि उसका फोन बज उठा। उसने फोन उठाया। हाँ माँ, क्या बात है? दूसरी तरफ से आवाज आई, जल्दी घर आ जा, कुछ काम है। फोन कटते ही शिजू का चेहरा गंभीर हो गया। उसने कहा, माँ ने बुलाया है, पहले जाना होगा, कुछ दिनों बाद फिर निकलेंगे। मैंने थोड़ी निराशा के साथ हामी भर दी। ठीक है। हम दोनों वापस मेट्रो में चढ़ गए। मैं शिजू के कंधे पर सिर टिकाकर थोड़ा उदास बैठा रहा। कुछ देर बाद शिजू ने पूछा, कुछ दिनों बाद यन परिवार की शाम वाली पार्टी है, जाओगे? शिजू के परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी थी और यन परिवार के साथ उनके कारोबारी रिश्ते भी थे। इसी वजह से उसे अंदर की खबरें पहले ही मिल जाती थीं। मैंने तुरंत सिर हिलाकर मना कर दिया, नहीं, क्योंकि मुझे पिछले जन्म की वह पार्टी याद आ गई थी। तब मैं बेशर्मी से गुवानिंग के पीछे पीछे वहां पहुंचा था। मैंने किसी से उधार लिया हुआ सफेद सूट पहना था और किसी ने जानबूझकर उस सफेद सूट पर लाल शराब गिरा दी थी। उस दिन मेरी बुरी तरह बेइज्जती हुई थी। आसपास खड़े लोग मुस्कुराते हुए आपस में बातें कर रहे थे। मैं पीले पड़े चेहरे के साथ एक कोने में अकेला खड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं उस जगह का हिस्सा ही नहीं था, कहीं फिट नहीं हो रहा था। बीच बीच में तिरस्कार भरी नजरें मेरी तरफ उठती और कानों में ताने पड़ते, किसे लेकर आई है गुब बिटिया? देखो तो बिल्कुल गंवारपन टपकता है, बेशर्म होकर पीछा करता आया है। उस दिन मैं लाल आंखों के साथ गुल परिवार के घर वापस लौटा था और उसके बाद मैं ऐसी किसी पार्टी में बहुत कम ही गया, इसलिए आज भी मैंने साफ मना कर दिया। कोई बात नहीं, वैसे भी ऐसी पार्टियों में मुझे कुछ मजा नहीं आता। मेट्रो से उतरने के बाद हम कुछ मिनट पैदल चले और फिर गुल परिवार के घर पहुंच गए।
मैं सीधे किचन में गया, अंगूर धोए और कुछ अंगूर खा लिए। ताजे अंगूर खाने के बाद मेरा मन और शरीर दोनों हल्के लगने लगे। मैं अपने कमरे में जाकर दोपहर की नींद लेने का सोच ही रहा था कि अचानक सामने गुवानिंग दिखाई दे गई। वह आरामदेह कपड़े पहने हुए सोफे पर बेफिक्री से बैठी थी। उसकी पीठ मेरी तरफ थी, उसके चेहरे के भाव दिखाई नहीं दे रहे थे। मैं अभी कुछ कदम ही आगे बढ़ा था कि गुवानिंग ने पलटकर मेरी तरफ देखा। उसने एक लिफाफा उठाया और उसे अपने सीने के सामने रख लिया। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी, चेहरे पर भाव शांत थे, लेकिन उसकी आवाज बिल्कुल साफ और ठंडी थी। प्रेम पत्र। मेरे हाथ से अंगूर नीचे गिर गया। मुझे उसी पल याद आया, यह वही चिट्ठी थी जिसे मैंने बड़ी मेहनत से लिखा था। मैंने इसे गुवानिंग को ग्रेजुएशन के समय देने के लिए तैयार किया था। उस लिफाफे के अंदर मेरा प्रेम पत्र था, साथ में हम दोनों की एक तस्वीर भी थी। बस एक चीज नहीं थी, उसके माथे पर साफ साफ यह नहीं लिखा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। फिर भी उस वक्त मेरे मन में हल्की सी घबराहट पैदा हो गई। मैंने नीचे गिरा अंगूर उठाया और घबराहट के साथ, लेकिन अंदर कहीं एक छोटी सी उम्मीद लिए पूछा, तुमने पढ़ा नहीं ना? मुझे पता था कि गुवानिंग मेरे द्वारा दी गई चीजों को अक्सर नजरअंदाज कर देती थी, इसलिए मैंने सोचा था कि शायद उसने इसे भी नहीं पढ़ा होगा। लेकिन गुवानिंग ने मुंह बिचकाते हुए कहा, ऐसी बेकार चीजें मैं नहीं पढ़ती। लेकिन इस बार वह झूठ बोल रही थी। उसने सिर्फ वह पत्र पढ़ा ही नहीं था, बल्कि उसमें लिखा एक एक शब्द उसे याद था। लिफाफा खोलते ही जैसे वह अतीत फिर उसके सामने खड़ा हो गया था, और उन शब्दों में एक बात बिल्कुल साफ थी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। राहत की सांस लेते हुए मैंने बेपरवाही का नाटक किया और बोला, वैसे भी कोई जरूरी चीज नहीं थी, फेंक दो। इतना कहकर मैंने एक और अंगूर उठाया और आराम से मुंह में डाल लिया। गुवार्निंग एक पल के लिए वहीं रुक गई। उसके हाथ में पकड़ा लिफाफा और कस गया, लेकिन जब उसने मेरे चेहरे पर फैली बेपरवाही देखी तो न जाने क्यों उसके मन में हल्की सी जलन उठी, जो अगले ही पल ठंडी पड़ गई। ठीक है, मैंने बस बेवजह कंधे उचकाए और कमरे की तरफ बढ़ गया। हमारा कमरा बहुत बड़ा नहीं था। बीच में एक स्लाइडिंग दरवाजा था जो कमरे को दो छोटे हिस्सों में बांटता था। दोनों तरफ एक एक बिस्तर रखा था, एक माँ ली चिंग्यान का और दूसरा मेरा। मैंने मन ही मन फैसला कर लिया था, इसी हफ्ते गु परिवार का घर छोड़ दूंगा और आगे से गुवार्निंग से जितना हो सके उतना दूर रहूंगा। यह सोचते ही मेरा मन हल्का हो गया। चेहरे पर अनजाने में मुस्कान आ गई और मैं धीमे धीमे गुनगुनाने लगा। तभी ली चिंग्यान अंदर आई। मुझे बिस्तर पर लेटा देखकर वह थोड़ी हैरान हुई, इतनी जल्दी वापस आ गए? मैं तुरंत बिस्तर से उछलकर बैठ गया और मुंह बनाते हुए बोला, माँ, हम अपने घर वापस कब जाएंगे? यहाँ गु परिवार के घर में हमेशा हमेशा रहना ठीक नहीं है। अब तो कॉलेज भी शुरू होने वाला है। ली चिंग्यान जानती थी कि उसका बेटा बाहर से जितना मजबूत और हंसमुख दिखाई देता है, अंदर से उतना ही नाजुक और भावुक है। देखने में मैं छोटे सूरज जैसा था, हमेशा मुस्कुराने वाला, लेकिन अंदर से मैं हर छोटी बड़ी बात के बारे में जरूरत से ज्यादा सोचता था। उसे यह भी डर था कि कहीं लोगों को पता न चल जाए कि हम मालिक के घर में रह रहे हैं और लोग हम पर तरस खाने लगे। ली चिंग्यान को खुद भी इस बात का अफसोस था कि काम में इतनी व्यस्त रहने के कारण वह मुझ पर उतना ध्यान नहीं दे पाई जितना देना चाहिए था। उसने आखिरकार कहा, ठीक है, कुछ दिनों में वापस चलेंगे, लेकिन पहले सच सच बता, क्या तुम्हें वार्निंग बिटिया से कोई दिक्कत है? मैं एक पल के लिए रुक गया। क्या मैं इतना साफ दिखाई देने लगा हूँ? नहीं। मेरे जवाब पर ली चिंग्यान ने राहत की सांस ली। तो अच्छा है, अभी वैसे भी कोई काम नहीं है, जाओ वार्निंग बिटिया के लिए कुछ फल ले जाओ। अगर यह पहले की बात होती तो मैं बिना कुछ कहे फलों की थाली उठाता और दौड़ पड़ता, लेकिन अब बिल्कुल मन नहीं था, इसलिए मैंने सीधे झूठ बोल दिया। वो आज कंपनी नहीं गई क्या? इतनी जल्दी कैसे वापस आ जाएगी? असल में कुछ देर पहले ही मेरा गु वार्निंग से सामना हो चुका था। गु परिवार ने इसी गर्मी से गु वार्निंग को कंपनी के काम से जोड़ना शुरू किया था। पिछले जन्म में तो मैं भी उसके पीछे पीछे कंपनी तक पहुंच गया था, लेकिन वहां काम करने की बजाय बोर होकर उसके असिस्टेंट के साथ रईसों की गपशप करता रहता था। ली चिंग्यान ने मुझे तेज नजरों से देखा और धक्का देते हुए बोली, आ चुकी है, अब जाओ और फल दे आओ। मैंने तुरंत अपना अभिनय शुरू कर दिया, माँ, मैं नहीं जाना चाहता। वार्निंग बिटिया अभी किताबों वाले कमरे में काम कर रही होंगी। अगर मैं उनके कमरे में फल रखने गया तो वह मुझे और नापसंद करने लगेंगी। मन ही मन मैंने सोचा, अगर वो मुझे नापसंद करने लगी तो शायद पिछले जन्म वाला सिलसिला दोबारा शुरू ही ना हो। फिर मजबूरी का चेहरा बनाकर बोला, ठीक है, जाकर आता हूँ। मैं किचन में गया, पहले से कटी हुई फलों की थाली उठाई और दूसरी मंजिल की तरफ चल पड़ा। किताबों वाले कमरे के ठीक बगल में गु वार्निंग का शयन कक्ष था। मैंने जानबूझकर दरवाजा नहीं खटखटाया और सीधे अंदर चला गया। कमरे में नजर दौड़ाई, गु वार्निंग कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। कमरा बेहद सादे तरीके से सजा हुआ था। खिड़की के पास एक गोल मटोल कैक्टस रखा था। उसे देखते ही मुझे पुरानी बात याद आ गई। वह कैक्टस मैंने पूरे एक हफ्ते का जेब खर्च बचाकर खरीदा था और गु वार्निंग को दिया था। उसके बाद मेरे पास बचे हुए खाने के पैसे भी कहीं खो गए थे। माँ को बताने की हिम्मत नहीं हुई। 2 दिन तक मुझे रोटी और नमकीन सब्जी से गुजारा करना पड़ा था, लेकिन आखिरकार गु वार्निंग को इस बात की भनक लग ही गई थी। उसके बाद वह हर रोज कैंटीन से मेरे लिए खाना लाने लगी थी। मैं कमरे में बिछे ऊनी कालीन पर आगे बढ़ा। बस इतना ही सोच पाया था कि कालीन कितना मुलायम है कि तभी मेरी नजर मेज पर पड़ी। वहां वही प्रेम पत्र रखा था। मैंने धीरे से आवाज लगाई, गु वार्निंग, हो क्या तुम? कोई जवाब नहीं आया।
मेरे भीतर चुपचाप खुशी की एक लहर उठी, लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मेरे पीछे दरवाजे की चौखट पर गुवार्निंग खड़ी थी। उसकी आंखें हल्की सिकुड़ी हुई थीं और वह ठंडी नजरों से मेरी हर हरकत देख रही थी। मैंने धीरे से फलों की थाली मेज पर रखी, फिर प्रेम पत्र उठाया। मेरे होठों पर चोरी छिपे खुशी वाली हल्की मुस्कान आ गई। तभी पीछे से गुवार्निंग की ठंडी आवाज आई, क्या कर रहे हो? उसकी आवाज सुनते ही मैं फौरन पलटा, प्रेम पत्र को पीठ के पीछे कसकर छुपा लिया और चेहरे पर खुशामदी मुस्कान ले आया। कुछ नहीं, माँ ने फल भेजे थे, रख दिए हैं, अब चलता हूँ। मैं घबराते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसे दिखाई नहीं दिया होगा। मैं गुवार्निंग के पास से निकलने ही वाला था कि राहत की सांस लेने से ठीक पहले उसने मेरी पीठ के पीछे छिपी कलाई पकड़ ली। हाथ में क्या है? मैंने सिर झुका लिया और सांस तक रोक ली। उसकी नजरें मेरी हर हरकत को जांच रही थीं। कुछ नहीं, गुवार्निंग ने ठंडी आवाज में कहा, दे दो। बिल्कुल नहीं। मैंने धीरे से नजरें उठाईं। हमारी आंखें मिलीं। उसकी काली आंखों में साफ और बेपर्दा ठंडापन था। जियांग हांजो, मुझे दोबारा कहने पर मजबूर मत करना। मैंने उसे देखा और एक बार दिल मजबूत किया। यह मेरी चीज है, मैं बस अपनी चीज वापस ले रहा हूँ। गुवार्निंग चुपचाप मुझे देखती रही। असल में वह कुछ देर पहले गु परिवार के एक दूसरे घर गई हुई थी। अगर कुरियर वाले का फोन न आया होता कि एक जरूरी पैकेज सिर्फ उसे खुद आकर लेना होगा, तो शायद वह अभी भी वहीं होती। उसने मेरी हरकत देखी और भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं, फिर होठों पर हल्की मुस्कान आई। लिफाफा खोलो। मेरी आंखें फैल गईं। क्या? मैं उसकी पकड़ से हाथ छुड़ाने की कोशिश ही कर रहा था कि अचानक लिफाफा फट गया। अंदर रखी हमारी दोनों की तस्वीर पहले से गायब थी। मेरे दिल को जोरदार झटका लगा। उसने पहले ही प्रेम पत्र पढ़ लिया था और तस्वीर भी अपने पास रख ली थी। गुवार्निंग सीधी खड़ी हुई। तस्वीर वापस कर सकती हूँ, लेकिन कुछ दिनों बाद जो पार्टी है उसमें मेरे साथ चलना होगा। मैंने बिना सोचे तुरंत मना कर दिया, नहीं। लेकिन अगले ही पल मेरी आवाज रुक गई। तस्वीर अभी भी उसके पास थी। वह तस्वीर शायद कोई बहुत कीमती चीज नहीं थी, लेकिन आगे चलकर उसी तस्वीर ने मुझे बहुत बड़ा जख्म दिया था। उसे याद करते ही मेरे सामने वह पुराना दृश्य फिर घूम गया, जब मैं बाहर घूम रहा था और अचानक किसी ने वह तस्वीर देख ली थी। फिर किसी तरह यह बात गुवार्निंग तक पहुंच गई थी। उस रात मैं बिस्तर पर रोते रोते अपनी आवाज तक खो बैठा था, और तब भी गुवार्निंग ने मुझे नहीं छोड़ा था। पुरानी याद आते ही मैं जैसे वर्तमान में लौटा। पूरा बदन कांप रहा था। अब मुझमें गुवार्निंग की आंखों में आंखें डालकर देखने की हिम्मत तक नहीं बची थी। मैंने धीरे से सिर हिला दिया। पार्टी खत्म होते ही तस्वीर वापस कर देना, गुवार्निंग ने शांत स्वर में कहा। पार्टी के लिए ड्रेस मैं दूंगी, पार्टी खत्म होने के बाद तस्वीर लौटा दूंगी। मेरे मन को थोड़ी राहत मिली, लेकिन उसी वक्त मैंने तय कर लिया, गु परिवार के घर से निकलने का इंतजाम जितनी जल्दी हो सके करना होगा, वरना गुवार्निंग इसी तरह मेरे ऊपर अपनी पकड़ बनाए रखेगी। बात खत्म होते ही मैं घबराकर भागता हुआ अपने कमरे में आ गया। मेरे हाथ में पसीने से भीगा हुआ प्रेम पत्र अभी भी था। मैंने दांत भींचकर बड़बड़ाया, गुवार्निंग, तुम कमीनी हो, दगाबाज। फिर मैंने उस प्रेम पत्र को बारीक बारीक टुकड़ों में फाड़ दिया और कूड़ेदान में फेंक दिया। मन ही मन एक बार फिर कसम खाई, जितनी जल्दी हो सके गु परिवार का घर छोड़ना है और गुवार्निंग से हमेशा के लिए दूर रहना है। उसी रात गुवार्निंग ने मेरे लिए एक कस्टम मेड सूट भिजवाया। मैंने पैकेट खोला। जैसा मैंने सोचा था, सूट पूरी तरह गुवार्निंग की पसंद के मुताबिक था। फिटिंग वाला चमकदार सूट, कॉलर पर डेजी की ब्रोच, पूरा अंदाज ऐसा था जो आंखों को तुरंत अपनी तरफ खींच ले। यह कभी मेरी पसंद नहीं रही थी। मैंने मन ही मन सोचा, 3 दिन बाद यही पहनकर जाना है। फिर बेभाव होकर सिर हिला दिया। गुवार्निंग एक पल के लिए रुकी। शायद उसे पिछले जन्म की बात याद आ गई थी। पहले जब भी उसके साथ कहीं जाने की बात होती थी, मेरी आंखें खुशी से चमक उठती थीं, चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती थी और मैं बस यही चाहता था कि ज्यादा से ज्यादा समय उसके साथ रहूं। लेकिन अब मेरे चेहरे पर खुशी का नाम तक नहीं था। गुवार्निंग ने शायद समझ लिया कि मैं कहीं उसके साथ बाहर जाकर कोई परेशानी खड़ी न कर दूं। ठीक है, उसने मेरे खुशी से खाली चेहरे को देखा, होंठ हल्के से भींचे और पलट कर चली गई। गर्मियों की वह रात शांत थी। आसमान में अभी कुछ तारे बाकी थे। खिड़की के बाहर ऊंची ऊंची इमारतें रोशनी से जगमगा रही थीं और नीचे सड़कें लोगों की आवाजाही से भरी थीं। मैं काफी देर तक उस सूट को देखता रहा। अजीब बात यह थी कि जितना ज्यादा देखता गया, उतना ही वह मुझे पसंद आने लगा। आखिरकार मैंने खुद से कहा, सच में अच्छा दिख रहा है। फिर तुरंत सिर हिलाया, जरूर गुवार्निंग के चक्कर में मेरी पसंद ही खराब हो गई है। मैंने सूट को अलमारी में ठूंस दिया और कमरे से बाहर निकल आया। माँ, हम वापस अपने घर कब जाएंगे? ली चिंगयान ने काम करते हुए हाथ रोक दिया। कुछ ही दिनों में एक बार जाकर घर समेटना होगा। कई साल से वहाँ कोई नहीं रहा है। अच्छी तरह सफाई भी करनी पड़ेगी। उसके खरीदे हुए मकान का आकार छोटा था और वह पुरानी कॉलोनी में स्थित था। वहाँ के बिजली के तार भी शायद पुराने हो चुके थे। वहाँ रहना कितना सुरक्षित होगा यह भी तय नहीं था। मैंने सिर हिलाया। फिर माँ के पास जाकर एक अंगूर उठाया और प्यार से उनके मुंह में डाल दिया। शरारती मुस्कान के साथ पूछा, कैसा है? आज खास तौर पर बागान से लाया हूँ। फिर मैंने कहा, और हाँ,
आज लॉन्ग फिश नूडल्स भी खाए। अगली बार जब हम घर जाएंगे तो एक बार तुम भी बनाना। ली चिंगयान बिना रुके अपना काम करती रही और बहुत प्यार से बोली, हाँ बेटा, मैं उनका इकलौता बेटा था। हालांकि माँ हमेशा यही चाहती रही थी कि मैं गु वार्निंग को अपना लूं और उस परिवार में पूरी तरह शामिल हो जाऊं, लेकिन उनके प्यार में कभी कोई कमी नहीं रही थी। वह हमेशा मेरे लिए सोचती थी और अब मुझे लग रहा था कि शायद पहली बार मुझे अपनी जिंदगी का फैसला खुद करना होगा। बनाऊंगी जब तक तुम ऊब नहीं जाते। मैं बेवकूफों की तरह हंस पड़ा और जैसे ही पलटा मेरी नजर नीचे से किचन की तरफ आती गुआनिंग पर पड़ी। वह पानी लेने के लिए सीढ़ियों से उतर रही थी। मैं तुरंत ली चिंगयान की तरफ थोड़ा सरक गया ताकि गुआनिंग के लिए जगह बन जाए। गुआनिंग की गहरी आंखों में उस वक्त कुछ ऐसा था जिसे मैं समझ नहीं पाया। उसने हल्के से होंठ भींचे और मेरी आंखों में देखा। फिर उसके होंठों के कोने पर एक बेहद हल्की रहस्यमयी मुस्कान उभरी। तभी आंटी यंग हंजऊ की तरफ देखते हुए बोली, कुछ दिनों बाद मैं तुम्हारे साथ एक पार्टी में जा रही हूँ, पहले से बता देना चाहिए। ली चिंगयान ने यह बात सुनी तो एक पल के लिए रुक गईं, फिर मुस्कुराते हुए बोली, तो वानिंग बिटिया पर बोझ पड़ जाएगा। हंजऊ थोड़ा बेढंगा है, कहीं किसी से पंगा न ले ले। ये कहते हुए उन्होंने मेरी तरफ देखा और गंभीर होकर समझाने लगी, वहां वानिंग के साथ ही रहना, कहीं इधर उधर मत घूमना। मैंने मुट्ठी भींच ली और सिर झुका दिया। जानता हूँ माँ, बस करो, मुझे नींद आ रही है, मैं जाता हूँ। मैं वहां से निकल गया, लेकिन जैसे ही गुआनिंग के पास से गुजरा मैंने उसकी तरफ एक नजर तक नहीं डाली। पीछे से माँ की आवाज लगातार आती रही, वानिंग के साथ ही रहना, समझे। मुझे पूरा शक था कि गुआनिंग ने जानबूझकर यह सब किया है। शायद वह ली चिंगयान को ढाल की तरह इस्तेमाल करना चाहती थी ताकि आने वाले दिनों में माँ मेरे कानों में बस यही बात डालती रहे। मैं अंदर ही अंदर खींच गया। कमीनी। अगली सुबह सुबह ली चिंगयान ने मुझे झकझोर कर उठा दिया। परसों पार्टी है, नाचना आता है। मेरी नींद एक झटके में उड़ गई, लेकिन इस सवाल ने मेरे भीतर एक अजीब सी सिहरन भी पैदा कर दी। नाचना, यह शब्द सुनते ही मेरे दिमाग में शादी के बाद वाला घर घूम गया। उस घर में एक बड़ा सा डांस रूम था जिसकी दीवार पर विशाल शीशा लगा हुआ था। जब भी गुआनिंग खाली होती वह मेरी बांह थामकर मेरे साथ नाचा करती थी। मैं शीशे में अपना चेहरा देखता तो मेरे कान लाल हो जाते, सांसें तेज हो जाती और तभी उसकी आवाज मेरे कानों के बेहद करीब सुनाई देती, बेबी तुम ऊपर से नीचे तक सिर्फ मेरे हो, समझे। उस वक्त देवदार की वह जानी पहचानी खुशबू चारों तरफ फैल जाती थी। आज भी उसे याद करते ही उसकी लंबी और गर्म हथेली का एहसास मेरे जहन में उभर आया, जैसे वह मेरी त्वचा पर फिसलकर कोई सिहरन छोड़ गई हो। और उसी याद के साथ मेरे भीतर वह पुराना डर भी जाग उठा, जैसे मैं किसी पिंजरे में बंद था। मेरा चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। गुआनिंग की मेरे ऊपर पकड़ मेरी कल्पना से कहीं ज्यादा मजबूत थी। वह मुझे अपनी निजी चीज मानती थी, ऐसी चीज जिसे वह किसी की नजरों से दूर सिर्फ अपने पास रखना चाहती थी। उसकी दुनिया में जैसे सिर्फ मैं था। मैंने तुरंत खुद को उस ख्याल से बाहर निकाला और आराम से वापस बिस्तर पर लेट गया। नहीं आता तो क्या, मैं नाचूंगा ही नहीं, किसी कोने में जाकर बैठ जाऊंगा। पार्टी खत्म होगी, तस्वीर मिलेगी और मैं गो परिवार का घर छोड़ दूंगा। यही सोचते ही मेरे मन में एक और उम्मीद जगी। कॉलेज इतना बड़ा है, रोज गुआनिंग से कैसे मिलूंगा। धीरे धीरे हमारे बीच दूरी बढ़ती जाएगी। मेरे भीतर अचानक खुशी भरने लगी। इस जन्म में चाहे जो हो जाए मैं उसके साथ नहीं रहूंगा। ली चिंगयान मेरे बदलते चेहरे को गौर से देख रही थीं। कुछ पल पहले मेरे चेहरे पर डर था, फिर अचानक उसमें एक अजीब सी ललक आई और अब मैं बिल्कुल बेवकूफों की तरह मुस्कुरा रहा था। उन्होंने चिंता से मेरी आंखों के सामने हाथ हिलाया। नींद में कुछ हो गया क्या? मैंने होंठ दबाने की कोशिश की, लेकिन मुस्कान रुक ही नहीं रही थी। नहीं माँ, तुम घर जाकर देखो। ली चिंगयान ने तुरंत सिर हिलाया। आज ही जाती हूँ, खाना ठीक से खाना। मैं उत्साह में फिर से बिस्तर पर लेटने ही वाला था। हाँ हाँ माँ, जाओ जल्दी। ठीक है, मैं काम पर निकलती हूँ, नाश्ता मेज पर रखा है। मैंने फोन उठाया। अभी सिर्फ 7:30 बजे थे। मैंने मन ही मन सोचा गुआनिंग अभी जिम में होगी। इसी सोच के साथ मैं बाहर निकला, जल्दी से मुंह हाथ धोया और डाइनिंग रूम की तरफ बढ़ गया। गुआनिंग सच में वहां नहीं थी। मैंने बाल थोड़े बिखेरे, मेज से ब्रेड और दूध उठाया और वापस कमरे की तरफ मुड़ गया। लेकिन जैसे ही पलटा मैं लगभग गुआनिंग से टकरा गया। वह अभी अभी जिम से लौटी थी और नहाकर बाहर निकली थी। उसके गालों पर भाप की वजह से हल्की लाली थी और होठों के कोने पर एक बेहद हल्की मुस्कान तैर रही थी। उसने साधारण सी टी शर्ट पहन रखी थी और उसके नंगे हाथों पर जिम की वजह से उभरी पतली मजबूत रेखाएं साफ दिखाई दे रही थीं। गुआनिंग की काया हमेशा से आकर्षक रही थी, लेकिन इस बार मैंने उसकी तरफ देखने के बजाय चुपचाप बगल से निकलना बेहतर समझा। मैंने उसे छुआ तक नहीं। पीछे से उसकी ठंडी आवाज आई, नाचना आता है? मैंने बिना रुके सिर्फ 2 शब्द कहे, नहीं आता, और वहां से भाग निकला। लेकिन सच्चाई ये थी कि मुझे नाचना आता था। गुआनिंग ने खुद मुझे सिखाया था। यहाँ तक कि जिम की शुरुआत में जो भी जरूरी चीजें थीं, उनमें से कई गुआनिंग ने ही मेरे साथ रहकर मुझे सिखाई थीं। कमरे में वापस पहुंचा तो फोन पर शिजू का मैसेज पड़ा था, परसों की पार्टी में मैं भी आ रहा हूँ,
मैंने तुरंत 3 सवालिया निशान भेजे। तुम्हें कैसे पता? शिजू का जवाब आया, गुवानिंग ने बुलाया है। इसके बाद उसने लिखा, और मेरा अंदाजा है कि वहां संभल कर रहना। सुना है ये परिवार और गु परिवार के बीच शादी की बात चल रही है। फिर उसने आगे समझाया, यह जियाहो का बड़ा भाई एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में है और लगभग टॉप पर पहुंच चुका है, इसलिए वह शायद ही अपना करियर छोड़ेगा। तो शादी शायद यह जिया और गुवानिंग के बीच ही होगी। मेरी उंगलियां फोन पर रुक गईं। शिजू ने अगली बात लिखी, पूरे स्कूल को पता है कि तुम गुवानिंग को पसंद करते हो। मुझे लगता है कि उसके साथ ही तुम्हें निशाना बनाया जाएगा। ये पढ़ते ही मेरे सामने पिछले जन्म की वही पार्टी घूम गई। उस वक्त मैं बहुत बड़ी उम्मीद लेकर वहां गया था, लेकिन पूरी पार्टी के दौरान मैं एक कोने में बिल्कुल अकेला पड़ गया था। मैं डरा हुआ और असहाय था। बार बार गुवानिंग के पास जाना चाहता था, लेकिन वह कहीं नजर नहीं आ रही थी। उधर यह जियाहो के दोस्त बार बार मेरे पास आकर मुझे परेशान करते रहे और गुवानिंग वह सब कुछ ठंडी नजरों से देखती रही। मुझे छुड़ाने की उसने कोई कोशिश नहीं की। आखिरकार मैं चुपचाप एक कोने में जाकर अकेले अपने आंसू पोंछता रहा। इस बार मैं उनसे लड़ नहीं सकता था, लेकिन बच तो सकता था। मैंने तुरंत योजना बना ली। पार्टी में अंदर जाते ही सीधे टॉयलेट में घुस जाऊंगा। उम्मीद थी कि कोई मुझे वहां तक ढूंढने नहीं आएगा। मैंने शरारती मुस्कान के साथ तेजी से टाइप किया, मुझ पर भरोसा रखो। मैं अंदर जाते ही पेट दर्द का नाटक करूंगा और टॉयलेट में बंद हो जाऊंगा। फिर देखता हूं कौन मुझे परेशान करता है। शिजू ने जवाब दिया, यह आइडिया तो बढ़िया है, मैं भी साथ चलता हूं। मैंने तुरंत मना कर दिया, नहीं, तुम कारोबारी मकसद से जा रहे हो, मेरे जैसा नहीं। पैसे नहीं कमाने क्या, बस मेरे अच्छे समाचार का इंतजार करो। तभी टक 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 दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने फोन नीचे रखा और जाकर दरवाजा खोला। बाहर गुवानिंग खड़ी थी। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह कोई खास भाव नहीं था। मैंने भौहें चढ़ाईं। क्या बात है? गुवानिंग ने सीधे कहा, तुम्हारी माँ ने कहा है कि मैं तुम्हें नाचना सिखाऊं। मैंने तुरंत जवाब दिया, नहीं सीखना। लेकिन इससे पहले कि मैं दरवाजा बंद करता, गुवानिंग ने मेरी कलाई पकड़ ली। उसकी आवाज ठंडी और आदेश देने वाली थी, वहां नाचना नहीं आया तो मेरी बेइज्जती होगी। मैंने अचरज से उसकी तरफ देखा। बेइज्जती होगी तो मेरी होगी, तुम्हें इससे क्या लेना देना? गुवानिंग ने मेरी बात को अनदेखा करते हुए कहा, घर में डांस रूम नहीं है, बाहर किसी जगह जाना होगा, कपड़े बदलो और चलो। उसके हर शब्द में ऐसा रोब था जिसे आसानी से नकारा नहीं जा सकता था। मैंने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ लोहे जैसी मजबूत थी। मेरा हाथ जरा भी नहीं हिला। मैं अचानक दुखी सा हो गया और जानबूझकर थोड़ा बेचारगी भरा लहजा अपनाया। मेरा सिर थोड़ा दर्द कर रहा है, नहीं जाना। गुवानिंग के चेहरे पर एक पल के लिए कुछ अजीब सा उभरा। उसकी पकड़ थोड़ी ढीली पड़ गई और आवाज भी नरम हो गई। क्या हो रहा है? अस्पताल चलें? वह जानती थी कि मैं अक्सर अपनी तकलीफें अंदर ही दबा कर रखता हूँ। एक बार मुझे बुखार आया था, लेकिन मैंने किसी को कुछ नहीं बताया था, चुपचाप सहता रहा था। वही गुवानिंग थी जिसने मेरी बेचैनी पहचान ली थी और मुझे अस्पताल ले गई थी। अब भी उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे वह यह समझने की कोशिश कर रही हो कि आखिर मुझे तकलीफ कहाँ है। मेरे मन में अचानक घबराहट पैदा हुई। बेशक मैं बीमार नहीं था, मैंने तो सिर्फ उसकी पकड़ से बचने के लिए नाटक किया था, लेकिन अनजाने में मेरी आंखें नम हो गईं। मैंने एक बार जोर से पलकें झपकाईं। धुंधली नजर साफ हुई तो सामने गुवानिंग को थोड़ा हड़बड़ाया हुआ पाया। वह मेरे थोड़ा और करीब आई, मेरी आंखों में देखा और धीमी आवाज में बोली, अस्पताल चलते हैं? मैं एक पल के लिए चुप रहा, फिर नाक से हल्की आवाज निकालते हुए बोला, नहीं। गुवानिंग मेरी हरकत को देखती रही, फिर बेहद सूक्ष्म झुकाव के साथ बोली, ठीक है तो आराम करो। उस वक्त मेरी आंखें लाल थीं, मेरा चेहरा भी सफेद पड़ गया था और गाल पर एक आंसू की पतली लकीर रह गई थी। शायद मैं सच में बहुत बेचारा लग रहा था। मैंने मन ही मन सोचा, जानता था इस नाटक पर वह पिघलती है। गुवानिंग ने हाथ बढ़ाया, शायद वह मेरा माथा छूकर देखना चाहती थी कि मुझे सच में बुखार है या नहीं, लेकिन मैंने अनजाने में उसका हाथ पीछे खींच लिया। उसका हाथ कुछ पल हवा में ही रुका रह गया। मैंने बेचारगी से कहा, थोड़ा आराम करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा, सच में बुखार नहीं है। गुवानिंग ने धीरे धीरे अपना हाथ नीचे कर लिया। उसके चेहरे पर गहरी उदासी थी, एक ऐसा अजीब भाव जिसे पढ़ पाना आसान नहीं था। ठीक है, पहले आराम करो। इतना सुनते ही मैंने आसानी से अपना हाथ छुड़ा लिया। उसकी तरफ पीठ करके चुपचाप अपने आंसू पोंछे। मेरी दुबली पतली काया उसकी नजरों के सामने थी। गुवानिंग की आंखों में कुछ हल्का सा हिला, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। मैंने दरवाजा बंद किया और आराम से बिस्तर पर जाकर लेट गया। गुवानिंग भी पलटकर अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद उसने अपनी सहेली मेलियान को मैसेज किया, अगर वह जानबूझकर मुझसे दूर रहे तो इसका क्या मतलब है? उधर से तुरंत जवाब आया, जाहिर है वह तुम्हें देखना नहीं चाहता। क्या हुआ? तुम्हारा छोटा नौकर तुमसे दूर भाग रहा है? फिर मेलियान ने लिखा, मेरे हिसाब से तो वह तुम्हें छकाने की कोशिश कर रहा है। सब जानते हैं कि वह तुम्हें सबसे ज्यादा चाहता है, बाकी सबको छोड़ सकता है, तुम्हें नहीं। गुवानिंग काफी देर तक फोन की स्क्रीन को घूरती रही। उसने हल्के से अपने होंठ भींच लिए। वह खुद भी महसूस कर रही थी कि जियांग हंजऊ का व्यवहार हाल में बेहद अजीब हो गया था।
कभी वह उसके करीब आता तो कभी अचानक उससे दूरी बनाने लगता। वह उसे पकड़ ही नहीं पा रही थी और यह एहसास गुवानिंग को बिल्कुल पसंद नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज जिसे वह हमेशा अपने नियंत्रण में समझती थी धीरे धीरे उसके हाथ से फिसल रही हो। तभी मेलियान का एक और मैसेज आया, चिंता मत करो, शायद पार्टी वाले। मेलियान ने आगे लिखा, देखना जिस दिन वह खुद तुम्हें नाचने के लिए बुलाएगा तुम उसके साथ थोड़ा सा नाच लेना, फिर देखना वह कितना खुश होगा। आखिर वह हमेशा तुम्हारे पीछे पीछे घूमता रहता है। गुवानिंग ने यह पढ़ते ही भौहें चढ़ा लीं और जवाब दिया, उसके बारे में इस तरह मत बोलो। अच्छा अच्छा नहीं बोलती। मेलियान ने तुरंत बात संभाली, वैसे भी पार्टी में उसे तुम्हारे साथ नाचने का मौका शायद ही मिले। बड़े जियाहो भाई साहब तो पहले से ही तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। गुवानिंग ने हैरानी से लिखा, वह मेरा इंतजार क्यों करेगा? इस बार मेलियान ने मैसेज करने के बजाय सीधे फोन मिला दिया। उसकी आवाज में साफ हैरानी थी। मुझे लगा तुम्हें पता है, यह परिवार तुम्हारे परिवार से रिश्ता जोड़ना चाहता है। आखिर तुम और यह जियाहो बचपन के साथी भी तो हो। बचपन के साथी, ये शब्द सुनते ही गुवानिंग के जहन में अचानक यान चिंगलान का नाम कौंध गया। यान चिंगलान भी तो जियांग हंजऊ की बचपन की साथी थी। गुवानिंग की मुट्ठी अनजाने में भींच गई। कुछ पल चुप रहने के बाद उसने धीमी आवाज में कहा, एक इंसान के बारे में पता लगाओ। मेलियान ने पूछा, कौन? यान चिंगलान। उधर फोन रखने के बाद गुवानिंग अकेली अपने कमरे में सामान समेटने लगी। इधर मैंने ली चिंगयान को फोन किया। माँ कब वापस आओगी? ली चिंगयान ने फोन पर आह भरते हुए कहा, घर में बिजली के तार काफी पुराने हो गए हैं, मरम्मत वाले को बुलाया है, थोड़ा और समय लगेगा। दोपहर का खाना मेरे बिना ही होगा, मैनेजर से कह देना। फिर जैसे उन्हें अचानक कुछ याद आया उन्होंने कहा, और हाँ, बिटिया को मछली पसंद नहीं है, दोपहर में मछली मत बनाना, समझे? मैं अभी जाकर कहता हूँ, आप संभल कर रहना। ली चिंगयान ने राहत भरी मुस्कान के साथ कहा, ठीक है रखती हूँ। फोन रखने के बाद मैं चप्पल घसीटते हुए मैनेजर ल्यू अंकल को ढूंढने निकल पड़ा। ल्यू अंकल मुझे बचपन से जानते थे। वह हमेशा मुझे अपने पोते की तरह प्यार करते थे। घर में जो भी अच्छी चीज मिलती उसमें से कुछ न कुछ मेरे लिए अलग रख देते थे। मैंने उन्हें देखा तो प्यारी सी मुस्कान के साथ कहा, ल्यू अंकल, माँ ने कहा है कि घर में कुछ काम आ गया है, दोपहर का खाना पीली आंटी से बनवा देना। ल्यू अंकल ने तुरंत पूछा, घर में क्या हुआ? मुझे गुप्त रूप से परिवार का घर छोड़ने की अपनी योजना याद आ गई और मेरी आंखों में अनायास खुशी झलकने लगी। गु मैडम और बिटिया को पता है? मैंने सिर हिलाया। नहीं, उन्हें नहीं बताया, बस बिजली के तार पुराने हो गए हैं, माँ उनकी मरम्मत करवा रही हैं। ल्यू अंकल ने सोचते हुए सिर हिलाया, फिर अचानक मुझे इशारे से अपने पास बुलाया, इधर आ छोटू। मैं उत्सुकता से उनके पास चला गया। ल्यू अंकल ने जेब से कुछ कैंडी निकाली। यह तेरी पसंदीदा ड्यूरियन वाली है। मेरी आंखें तुरंत चमक उठीं। शुक्रिया ल्यू अंकल, मैं पीली आंटी के पास जाता हूँ। ल्यू अंकल मुस्कुराए। जा, मैं बगीचे में जाकर फूल पत्तियां काटता हूँ। मैंने कैंडी खोली और पूरी की पूरी मुंह में डाल ली। थोड़ी देर बाद मुझे पीली आंटी दिखाई दी। मैंने कहा, आंटी दोपहर का खाना बना देना, माँ को घर में कुछ काम आ गया है और बिटिया को मछली नहीं खानी है, बाकी सब चलेगा। पीली आंटी ने सीधे सादे अंदाज में जवाब दिया, ठीक है। गु मैडम तो विदेश गई हैं, पता नहीं कब आएंगी, मैं बस कुछ सादी चीजें बना देती हूँ। गु मैडम विदेश में हैं। गुवानिंग की माँ भी शायद बाहर थीं। मैंने एक पल सोचा, फिर खुद को संभाला। शुक्रिया आंटी, अब मैं जाता हूँ। मैं लिविंग रूम के दरवाजे तक पहुंचा ही था कि अचानक रुक गया। फोन निकाला और अपना बैलेंस देखा, सिर्फ 80 रुपए बचे थे। मेरी आंखों के आगे जैसे अचानक अंधेरा छा गया। पिछले जन्म में गुवानिंग ने मेरे ऊपर तरह तरह की पाबंदियां जरूर लगाई थीं, लेकिन पैसों के मामले में उसने कभी हाथ नहीं खींचा था, बल्कि उसने मुझे खुलकर खर्च करने दिया था। उसका मानना था कि उसके पैसे खर्च करना ही प्यार जताने का एक तरीका है, और मैं भी उसके नियंत्रण का बदला लेने के लिए जानबूझकर बेतहाशा पैसे उड़ाता था। मेरे मन में यही था कि शायद एक दिन वह तंग आकर खुद मुझे छोड़ दे, लेकिन गुवानिंग भी कम चालाक नहीं थी। कारोबार में उसका दिमाग बेजोड़ था। उसने गु परिवार की कंपनी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया था। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी उसने कई जगह हाथ डाला और हर तरफ मुनाफा बढ़ता चला गया, और मैं उसके कसे हुए नियंत्रण में इस तरह फंसा हुआ था कि एक कदम भी उससे दूर नहीं जा सकता था। मैंने गहरी सांस ली। गु परिवार से निकलने के बाद फर्नीचर खरीदना होगा, न जाने कितनी चीजों की जरूरत पड़ेगी, और अभी मेरे पास सिर्फ 80 रुपए हैं। मेरे मन में अचानक ख्याल आया, काश कोई बिना किसी शर्त के अचानक मुझे ढेर सारे पैसे दे देता। मैंने आंखें बंद की और जोर से सांस छोड़ी, लेकिन जैसे ही आंखें खोली सामने गुवानिंग का चेहरा दिखाई दिया। अरे, मैं अचानक चौंक गया। तुम यहाँ कब आई? डरा दिया। मैंने घबराकर अपना सीना थपथपाया। मेरे दिमाग में अभी भी पैसे कमाने के तरीके घूम रहे थे, इसलिए मैं गुवानिंग के चेहरे के भावों पर ध्यान ही नहीं दे पाया। तभी मुझे पिछले जन्म का अपना एक पुराना शौक याद आया। मुझे चित्र बनाना पसंद था। मेरे भीतर अचानक एक विचार कौंधा, इस जन्म में दोबारा पेंटिंग शुरू करूं क्या? मेरा मन अचानक हल्का और खुश हो गया। गुवानिंग कुछ कह पाती उससे पहले ही मैं तेजी से अपने कमरे की तरफ भाग गया। पेंटिंग का थैला शायद कमरे के किसी कोने में होगा, ढूंढना पड़ेगा। गुवानिंग की नजरें मेरे पीछे पीछे चलती रहीं जब तक मेरे कमरे का दरवाजा बंद नहीं हो गया। उधर पीली
आंटी ने अचानक गुवानिंग से पूछा, बिटिया मिर्च खाओगी? गुवानिंग की भौहें हल्की सी सिकुड़ गईं। ली आंटी नहीं है, उनके घर में कुछ काम आ गया है। गुवानिंग की आवाज शांत थी, लेकिन उसमें ठंडापन साफ महसूस हो रहा था। ली चिंग्यान तो इतने सालों से यहीं रहती है, अचानक घर का काम कैसे आ गया? आसपास का माहौल जैसे अचानक ठंडा पड़ गया। फिर भी उसकी आवाज विनम्र बनी रही। आंटी तकलीफ थी, इतना कहकर वह सीधे मेरे कमरे की तरफ मुड़ गई। दरवाजे के पास पहुंचकर उसने दस्तक देने के लिए हाथ उठाया, लेकिन एक पल बाद वह रुक गई। उसने अपना हाथ वापस नीचे कर लिया। मैंने खुद कहा था कि मेरे सिर में दर्द है, ऐसे में अभी मुझे परेशान करना ठीक नहीं होगा, और वैसे भी अगर कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती तो मैं माँ से मदद मांगता ही क्यों? गुवानिंग कुछ देर दरवाजे के सामने खड़ी रही, फिर उसने अपना फोन निकाला और मेरी चैट खोल ली। आखिरी मैसेज 1 अगस्त की रात 10 बजे का था। वह मैसेज मैंने भेजा था, शुभ रात्रि। उसके बाद कुछ नहीं। गुवानिंग ने पुरानी चैट ऊपर से नीचे तक देखनी शुरू कर दी। पहले मैं लगभग हर रात उसे शुभ रात्रि का मैसेज भेजता था, अक्सर खुद ही बातचीत शुरू करता था, छोटी छोटी बातें भी उससे शेयर करता था, लेकिन अब मैसेज करने की तकलीफ तक नहीं ले रहा था। गुवानिंग के होठों पर एक हल्की तीखी मुस्कान उभरी। इंसान सच में बदल जाता है। उधर मैं आखिरकार पेंटिंग का थैला ढूंढने में कामयाब हो गया था। माथे पर पसीना आ गया था और थकान के कारण मैं वहीं फर्श पर बैठ गया। कमरे में ऐसी की ठंडी हवा चल रही थी, जिससे मुझे काफी राहत मिली। मैंने सामान को ध्यान से देखा। अच्छा हुआ, पेंटिंग बोर्ड, वाटर कलर और बाकी जरूरी सामान सब कुछ मौजूद था। मेरे दिमाग में तुरंत एक और विचार आया, चित्र बनाने की पूरी प्रक्रिया रिकॉर्ड करके व्लॉग भी बनाया जा सकता है। मैं बेवकूफों की तरह मुस्कुरा दिया। फिर मैंने एक एक करके सारा सामान बाहर निकाला, सूखे रंगों पर थोड़ा पानी छिड़का ताकि वे दोबारा घुल सकें। यह सब करते करते मैं पसीने से पूरी तरह तरबतर हो गया। मैंने गीला टिश्यू उठाया और माथा पोंछा, सारा सामान मेज पर व्यवस्थित किया और हाँफते हुए बिस्तर के किनारे बैठ गया। बहुत थक गया हूँ। फिर मन में आया, कोल्ड ड्रिंक पीनी है। अगले ही पल मैंने कमरे का दरवाजा खोला और किचन की तरफ चला गया। वहां से कोला की एक बोतल उठाई और बड़े बड़े घूंट भरने लगा। बहुत बढ़िया। लेकिन मैं यह भूल गया था कि गुवानिंग अभी भी लिविंग रूम में मौजूद थी। जैसे ही मैं किचन में पहुंचा, उसकी नजर सीधे मुझ पर पड़ी। मेरे गाल पसीने की वजह से लाल थे, गोरी गर्दन पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं, लेकिन मेरी आंखों में उत्साह साफ दिखाई दे रहा था। गुवानिंग ने पूछा, क्या कर रहे हो? मैं एकदम चौंक गया और कोला पीते पीते खांसने लगा। मेरा चेहरा लाल पड़ गया। मैंने धीरे से बड़बड़ाया, अचानक क्यों डराती हो? आराम कर रहा था, बस थोड़ी कोला पी रहा हूँ। गुवानिंग के होठों पर अचानक एक शरारती मुस्कान आ गई। कोला पी ली? मैंने सिर हिलाया। वह बोली, कोला मशीन बनाओगे कैसे? मेरे हाथ हल्के से कांप गए। सच में मैं पहले जैसा ही बेवकूफ हूँ। मैं उसकी बातों में इतनी आसानी से बहक गया था। उसी वक्त लियो अंकल लिविंग रूम में आ गए। उन्होंने गुवानिंग की बात सुनी तो हंसते हुए बोले, छोटे जियांग हंजो, चिंता मत करो, फ्रिज में और भी कोला है। बस तभी मुझे समझ आया कि गुवानिंग ने मुझे बेवकूफ बनाया था। मेरे दांत गुस्से से भींच गए। वही पुरानी आदत, कमीनी ने यह जरूर जानबूझकर किया था। मैंने कोला की बोतल कसकर पकड़ ली, गुवानिंग को पूरी तरह नजरअंदाज किया और पलटकर अपने कमरे में वापस आ गया। कमरे में पहुंचते ही मैंने शिजू को फोन लगाया। अब कब बाहर चलेंगे? शिजू एक पल के लिए चुप रहा, फिर उसे याद आया कि वह तो पहले ही निकल चुका था। कुछ दिनों बाद पार्टी खत्म हो जाए तो कराओके चलें? मैंने बिना सोचे तुरंत हामी भर दी। बिल्कुल। अगले दिन सुबह ली चिंग्यान ने मुझे झकझोर कर उठा दिया। पार्टी में जाना है और तुम अभी तक सो रहे हो? सूरज कब का निकल आया? मैं मुंह के बल बिस्तर पर पड़ा रहा। आंखें तक खोलने का मन नहीं था। माँ, पार्टी तो शाम को है, इतनी जल्दी क्यों? यह कहते ही मैं दोबारा नींद में चला गया। ली चिंग्यान ने हार मान ली। उन्होंने मेरी रजाई एक तरफ फेंकी और आखिरकार मुझे सोने दिया। फिर खुद किचन की तरफ चली गईं। उधर गुवानिंग भी जिम से वापस आ चुकी थी। सुबह करीब 7:30 बजे उसने डाइनिंग रूम में नजर डाली। मैं वहां नहीं था। उसने अपनी सांस सामान्य रखी और कुछ नहीं कहा। ली चिंग्यान ने नाश्ता मेज पर लगाते हुए कहा, नाश्ता अभी हुआ नहीं है, बस लगा रही हूँ। हंजो अभी सो रहा है? फिर उन्होंने गुवानिंग की तरफ देखकर पूछा, पार्टी में उसके साथ जाने में तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं होगी? गुवानिंग के होठों पर एक सधी हुई गर्मजोशी भरी मुस्कान आई। पार्टी शाम 5 बजे शुरू होती है आंटी। ली चिंग्यान यह सुनकर बेहद खुश हो गईं। गुवानिंग का खानदान तो अलग था ही, लेकिन वह खुद भी बेहद खूबसूरत और प्रभावशाली व्यक्तित्व वाली थी। उसके नाक नक्श बेहद सधे हुए थे और चेहरे पर हमेशा एक ठंडी कुलीन सी छटा दिखाई देती थी। वह हमेशा विनम्र और शिष्ट रहती थी। उसकी हर हरकत में एक स्वाभाविक शालीनता झलकती थी और उसकी मुस्कान भी हमेशा संयमित और बिल्कुल उचित होती थी। लेकिन उस शांत और सधे हुए व्यक्तित्व के पीछे इस वक्त उसके मन में क्या चल रहा था, यह शायद सिर्फ गुवानिंग ही जानती थी। इतनी गुणवान लड़की है, फिर भी मेरा बच्चा समझता क्यों नहीं? ली चिंग्यान ने चापलूसी भरी मुस्कान के साथ गुवानिंग की तरफ देखा। मेरे हंजो का ख्याल रखना बिटिया। गुवानिंग के खूबसूरत चेहरे पर एक पल के लिए हल्की सी असहजता उभरी। उसने शांत स्वर में कहा, आंटी, हंजो के अपने विचार हैं, शायद वह खुद ऐसा नहीं चाहता। ली चिंग्यान की मुस्कान थोड़ी धीमी पड़ गई। मेरा बच्चा जरूर मान जाएगा, बस उसने दुनिया ज्यादा देखी नहीं है, इसलिए थोड़ा डरता है। तुम उसका ध्यान रखना। गुवानिंग ने गंभीरता से सिर हिलाया।
ठीक है आंटी। इसके बाद वह बिल्कुल शांत होकर खाने लगी। उसके हर हाव भाव में वही शालीनता और सलीका था। उधर ली चिंग्यान ने आखिरकार मुझे बिस्तर से खींच ही लिया। पहले नहाओ धो और कुछ खाओ। मैं अभी भी नींद में डूबा हुआ था। छोटी छोटी पीली चिड़ियों वाले कार्टून के कपड़े पहने हुए मैं किसी तरह डाइनिंग रूम तक पहुंचा। तभी मेरी कनखियों से गुवानिंग दिखाई दी। मेरी नींद थोड़ी खुली। अरे ये आज इतनी जल्दी यहाँ कैसे? पहले तो इस वक्त वह जिम में होती थी। मैंने घबराकर मुंह में जमा थूक निगला और चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लाने की कोशिश की। सुप्रभात। इन दिनों ली चिंग्यान की कही हुई एक बात लगातार मेरे दिमाग में घूम रही थी, बिटिया की बात मानना। और गुवानिंग को देखते ही न जाने क्यों वही शब्द अपने आप दिमाग में उभर आते थे। गुवानिंग ने मेरी तरफ एक बेरुखी भरी नजर डाली, फिर मेरे कपड़ों की तरफ देखते हुए बोली, तुम्हारी पसंद तो बड़ी अनोखी है। मैंने नीचे देखा, कार्टून वाला पजामा। मैंने सूखी सी हंसी हंसी और चुपचाप कुर्सी पर बैठ गया। कुछ पल बाद गुवानिंग ने पूछा, बाल ठीक करना आता है? मैं एक पल के लिए चौंका, फिर तुरंत सिर हिला दिया। इसके बाद हम दोनों के बीच कोई और बात नहीं हुई। दोपहर के करीब 3 बजे मैं पार्टी के लिए तैयार होने लगा। मैंने शर्ट और पैंट पहनी, बालों को हल्के से संवारा और खुद को शीशे में देखा। इस बार मेरा लुक साफ सुथरा और तरोताजा लग रहा था। गालों पर हल्के डिंपल नजर आ रहे थे। चेहरे पर एक उजली और गर्म मुस्कान थी। मेरी गोल आंखें बिल्कुल मासूम और सीधी सादी लग रही थीं। सच कहूं तो मैं किसी छोटे बिल्कुल बेगुनाह पिल्ले जैसा दिखाई दे रहा था। ठीक 4 बजे टक 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 दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर से गुवानिंग की आवाज आई, निकलने का वक्त हो गया। पार्टी यहाँ से लगभग 15 मिनट की दूरी पर थी। मैंने आखिरी बार अपनी शर्ट का कॉलर ठीक किया, बैग उठाया और दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही गुवानिंग की काली आंखों में मेरा अक्स उतर आया, साफ सुथरा, शरीफ और शांत। मेरी आंखों में पानी जैसी चमक थी। जब मैंने ऊपर देखा तो ऐसा लगा जैसे उनमें पूरा आसमान तारों से भर गया हो। गुवानिंग ने अनजाने में थूक निगला। उसकी नजर मेरी घनी और लंबी पलकों पर कुछ पल के लिए टिक गई। फिर उसने धीमी आवाज में पूछा, तैयार हो? मैंने जोर से सिर हिलाया। चलो। मैंने कपड़ों के कोने ठीक किए और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। गुवानिंग मेरे पीछे चल पड़ी। बाहर ड्राइवर पहले से गाड़ी लेकर तैयार था। गाड़ी चल पड़ी। कुछ ही देर बाद गुवानिंग ने हमारे बीच लगा पर्दा नीचे कर दिया। अब गाड़ी के अंदर हम दोनों अकेले थे। मैंने उस पर्दे की तरफ देखा। न जाने क्यों अचानक मेरे भीतर घबराहट पैदा होने लगी। मैंने कनखियों से गुवानिंग के कपड़ों को देखा। उसने बेहद सलीकेदार फॉर्मल सूट पहन रखा था। वह सच में बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन अगले ही पल मैंने मन ही मन खुद को टोका। चाहे जितनी अच्छी दिखे, अंदर से तो काला कुत्ता ही है। मैंने नजरें हटा लीं और फोन खोल लिया। तभी एक मैसेज दिखाई दिया। चिंगलान का मैसेज था, जल्दी ही वापस आ रही हूँ। मैंने तुरंत जवाब टाइप किया। बढ़िया। मैसेज भेजते ही मेरे होंठ अपने आप ऊपर उठ गए, लेकिन बगल में बैठी गुवानिंग की गहरी आंखों में एक अजीब सी मुस्कान उभर आई। उसकी आवाज में कोई खास उतार चढ़ाव नहीं था। किससे बात हो रही है? मैंने तुरंत फोन की स्क्रीन बंद कर दी। कोई नहीं। गुवानिंग चुपचाप मेरा चेहरा पढ़ने की कोशिश करती रही। ऐसा लग रहा था जैसे वह मेरे भीतर छिपे किसी राज्य को ढूंढ रही हो। मैं कभी भी चीजें छिपाने में अच्छा नहीं रहा था और बहुत जल्द मेरे भीतर वह जानी पहचानी दबाव वाली भावना फिर से उठने लगी। मेरी हथेलियों पर हल्की पसीने की परत आ गई। मैं अनजाने में अपने हाथ घुटनों पर रगड़ने लगा। यह मेरी पुरानी घबराहट की आदत थी। गुवानिंग ने तुरंत समझ लिया कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। उसने हल्के से आंखें उठाईं। उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। धीरे से उसने कहा, मेरे साथ रहना, कहीं इधर उधर मत जाना। मैं चुप रहा। उसने आगे कहा, तुम हमेशा से मनमाने और बेलिहाज रहे हो। गाड़ी के अंदर का माहौल और ठंडा होता चला गया। सांस लेना भी कुछ मुश्किल सा लगने लगा। आखिर मुझसे रहा नहीं गया। मैंने गुवानिंग की तरफ झुंझला कर देखा। उसकी आवाज में हल्का सा बदलाव आया। क्या हुआ? मैंने बेचैनी में पैर हिलाए। कुछ पल झिझका, फिर सीधे उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या तुम थोड़ा खुश नहीं हो सकती? मैंने उसकी ओर देखा और कहा, इस तरह मुंह बनाकर बैठी हो जैसे मैंने तुम्हारे 1 लाख रुपए दबा रखे हों। गुवानिंग कुछ कहती, उससे पहले ही गाड़ी रुक गई। ड्राइवर ने कहा, मैडम आ गई। मैंने बिना 1 सेकंड गंवाए दरवाजा खोला और लगभग जान बचाने वाली रफ्तार से बाहर निकल गया। गुवानिंग आराम से मेरे पीछे उतरी। उसने प्रवेश द्वार पर खड़े कर्मचारी को निमंत्रण पत्र दिखाया और शांत स्वर में कहा, यह मेरी साथी है। मैं उसके पीछे पीछे अंदर जाने लगा, लेकिन मैंने उसके बिल्कुल पास रहने के बजाय लगभग 5 कदम की दूरी बनाए रखी। न बहुत करीब न बहुत दूर। गुवानिंग ने एक बार पीछे मुड़कर मुझे देखा। शायद उसने मेरी यह दूरी भी नोटिस कर ली थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अभी हम अंदर पहुंचे ही थे कि कई निगाहें हमारी तरफ घूम गईं। वहीं यह जियाहो के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। वह छोटे छोटे कदम भरता हुआ सीधे गुवानिंग की तरफ आया। वानिंग इधर आओ। मैंने तुरंत आसपास नजर दौड़ाई। शिजू कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने उसे मैसेज करने के लिए फोन निकाला ही था कि तभी ऊपर से एक ठंडी नजर मुझ पर आकर ठहर गई। यहाँ आओ। मैंने उलझन में गुवानिंग की तरफ देखा। नहीं चाहती। गुवानिंग की आवाज सख्त थी। ली आंटी ने मुझे तुम्हारी देखभाल करने को कहा है। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो। उसकी बात अधूरी थी, लेकिन उसके अधूरे धमकी भरे शब्द ही काफी थे। मेरे मन में आया कि उसे एक मुक्का दे दूं, लेकिन अगले ही पल मैंने मन ही मन हंसते हुए कहा,
ठीक है, चलती हूँ। यह जियाहो के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। इसके बाद हम तीनों जल्दी से अपनी अपनी सीटों पर जा बैठे। मेल यांगशिन ने उत्साह में गुवानिंग के कंधे पर हाथ रखने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन अचानक जैसे उसे कुछ याद आया, वह बीच में ही रुक गई। सिर खुजाते हुए बोली, अरे भूल ही गई थी, तुम्हें छूने से घिन होती है। मैं बैठते ही शिजू को मैसेज करने लगा, तुम कहाँ हो? उधर से जवाब आया, दूसरी मंजिल पर हूँ, अभी मत आना, मुझे कुछ काम निपटाना है। उसका जवाब पढ़कर मेरे मन में जिज्ञासा पैदा हुई, आखिर ऐसी क्या बात है कि वह मुझे ऊपर आने से रोक रहा है। लेकिन मेरे सामने बैठे तीनों लोग मुझे इस तरह घूर रहे थे जैसे वे बस मेरे किसी बेवकूफ़ी भरे कदम का इंतजार कर रहे हों। तभी यह जियाहो मुस्कुराया। गुवानिंग ने उसकी तरफ देखा। मेरे पिताजी तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं, व्यापार के बारे में। गुवानिंग ने सिर हिलाया। चलो। दोनों वहां से चले गए। अब मैं और मेल यांगशिन आमने सामने बैठे थे। वह मुझे इस तरह घूर रही थी जैसे मेरी पहरेदारी कर रही हो। फिर उसने कहा, मुझे तुम पर नजर रखनी है, वरना बाद में तुम कोई उल्टा सीधा काम करोगे और हमें उसकी सफाई देनी पड़ेगी। मैंने उसकी बात को ज्यादा महत्व नहीं दिया। लापरवाही से मेज पर रखा एक छोटा सा दही का केक उठाया। मन में आया, काश यह ड्यूरियन वाला होता, तब और अच्छा लगता। करीब 5 मिनट बाद एक कर्मचारी वहां आया और मेल यांगशिन को बुलाकर ले गया। अब मेरे आसपास कोई नहीं था। आखिरकार मैंने राहत की सांस ली। मैंने विस्की का एक छोटा सा घूंट लिया। उसमें कैरामेल और संतरे की मिली जुली खुशबू थी, लेकिन मेरी यह शांति ज्यादा देर नहीं टिकने वाली थी। अगले ही पल 2 आदमी एक दूसरे के कंधे पर हाथ डाले मेरी तरफ आते दिखाई दिए। मैंने उन्हें देखा और एक पल के लिए रुक गया। मैं उन्हें पहचानता था। वे यह जियाहो के दोस्त थे। सफेद सूट वाला लड़का मुझे देखते ही बोला, अरे यह कौन है? उसने मुझे गौर से देखा। ओह, जियांग यूनिवर्सिटी का लल्लू। उसके साथ खड़े लड़के ने अपना चश्मा ठीक किया और भोलेपन से मुस्कुराते हुए कहा, सुइचेंग ऐसे मत कहो। जियांग हंजऊ भले ही साधारण घर से हो, लेकिन दिखने में तो अच्छा है, तभी तो यहाँ आ सकता है। सुइचेंग की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। उसने बाहें बांध लीं और व्यंग्य से कहा, कौन जानता है किसने इसे यहाँ लाया है। फिर उसने घृणा से हवा में हाथ हिलाया। कोई पैसे वाला गया गुजरा बूढ़ा होगा जिसके शरीर से बुढ़ापे की बू आती होगी। मेरी भौहें तन गईं। अगर यह पिछला जन्म होता तो शायद मैं अब तक फूट फूट कर रो रहा होता और उनकी बातें चुपचाप सह रहा होता। लेकिन इस बार मैं अलग था। मैंने शांत स्वर में कहा, गुवानिंग मुझे यहाँ लाई है। दोनों के चेहरे एक पल के लिए बदल गए। मैंने उनकी तरफ देखकर पूछा, क्या तुम लोग उन्हीं के बारे में बुरा भला कह रहे हो? मेरी बात सुनते ही उनके चेहरे और तीखे हो गए। सुइचेंग ने ताना मारा, शायद तुमने घिघिया कर उनसे खुद को यहाँ लाने की भीख मांगी होगी। फिर उसने कहा, गु परिवार की बेटी ने कभी तुम्हें अपना माना ही नहीं। मैंने फिर से एक छोटा सा घूंट लिया। तभी दूर से एक लड़की और एक लड़का हमारी तरफ आते दिखाई दिए। मैंने उन्हें पहचान लिया। गुवानिंग थी। मैं चुप रहा और उन दोनों को बोलते रहने दिया। मेरे मन में एक अजीब सा ख्याल आया, मैं तो अभी गुवानिंग का बचाव कर रहा हूं। मैंने उनकी तरफ देखकर कहा, तुम लोग गुवानिंग के बारे में मत बोलो। फिर मैंने जानबूझकर उनकी बात का विरोध करते हुए कहा, उनके शरीर से किसी बुढ़ापे की बू नहीं आती। उधर आगे बढ़ रही गुवानिंग के कदम एक पल के लिए रुक गए। उसने शायद मेरी बात सुन ली थी, लेकिन चश्मे वाले ने नाक ढकते हुए घृणा से कहा, यह बदबू तो चाय जैसी सड़ी हुई है, शायद उसी की बू है। फिर उसने इधर उधर देखते हुए पूछा, किसकी बात कर रहे हो? मैंने व्यंग्य से जवाब दिया, ओह, बात तो तेरी ही हो रही है। मेरे भीतर गुस्सा उबल रहा था। बेशर्म कमीने। मैंने फिर कहा, गुवानिंग तो सिर्फ हमारे हाव की हो सकती है, उसके चक्कर में मत पड़ना बेहुदे। उनकी बातें सुनते सुनते मेरी आंखें भर आईं। मैं धीरे से एक कोने में जाकर बैठ गया। फिर आंसू बहाते हुए, रोने का नाटक करते हुए धीमी आवाज में बोला, मैंने कुछ नहीं किया। अब मैं उनके पीछे नहीं पड़ूंगी। तुम लोग भी मुझे और बुरा भला मत कहो। मैंने गलती की। मेरी आवाज में ऐसा लग रहा था जैसे मैं सचमुच टूट चुकी हूं। तभी गुवानिंग तेज कदमों से मेरी तरफ आई। उसने एक पल के लिए मुझे गंभीर नजरों से देखा, फिर बिना कुछ कहे मेरी कलाई थाम ली और मुझे वहां से गलियारे के एक कोने में ले गई। सुइचेंग और चश्मे वाला लड़का कुछ पल के लिए हैरान होकर वहीं रुक गए, लेकिन जब उन्होंने गुवानिंग को मुझे अपने साथ ले जाते देखा तो दोनों वापस यह जियाहो के पास पहुंचे और खुशी में गिलास टकराने का इशारा किया। शायद उन्हें लगा कि अब मेरी हिम्मत पूरी तरह टूट चुकी है। सुइचेंग के चेहरे पर जैसे जीत का भाव था, बुजदिल कहीं का। हमें लगा था कुछ खास होगा, लेकिन यह जियाहो ने अपनी उदासी को छिपाते हुए चेहरे पर एक शालीन मुस्कान बनाए रखी। उसकी नजरें मेरी तरफ थीं। मैं बस उसे यह समझाना चाहता हूँ कि जो चीज उसकी नहीं है उसकी चाह नहीं रखनी चाहिए। फिर उसके चेहरे पर हल्की गंभीरता आई। वानिंग सिर्फ मेरी है। उधर गुवानिंग अब भी मेरी कलाई मजबूती से पकड़े हुए थी। मैंने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ ढीली नहीं हुई। गुवानिंग, छोड़ो मुझे। वह मुझे और सुरक्षित शांत गलियारे की तरफ ले गई। वहां चारों तरफ अंधेरा था। इतनी खामोशी थी कि हम दोनों एक दूसरे की सांसों की आवाज तक सुन सकते थे। गुवानिंग की हथेली की गर्माहट मेरी कलाई पर महसूस हो रही थी। तभी जाकर मुझे थोड़ा होश आया। उसने धीमी आवाज में पूछा, अभी जो तुमने कहा क्या वह सच था?
मैं चुप रही। उस सवाल ने जैसे उसके दिल को एक पल के लिए रोक दिया। मैंने हकलाते हुए कहा, वे कह रहे थे कि तुम्हारे बदन से बुढ़ापे की बू आती है। मैंने तुरंत उनकी बात का खंडन करते हुए कहा, मैंने कहा कि ऐसी कोई बू नहीं आती, लेकिन उन्हें यकीन नहीं हुआ और वे मुझे गालियां देने लगे। गुवानिंग कुछ पल के लिए बिल्कुल स्थिर हो गई। उसके मन में शायद एक और सवाल था, लेकिन आखिरकार वह उसे पूछ नहीं सकी। क्या तुमने मेरा पीछा छोड़ दिया है? वह सवाल उसके होंठों तक आकर रुक गया। इसके बजाय उसने पूछा, उन्होंने तुम्हें इतना कुछ कहा, फिर तुमने पलटकर जवाब क्यों नहीं दिया? मैंने मन ही मन सोचा, अगर तुम वहां नहीं आती तो मैं तुम्हें वह रूप दिखा देती जो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। शायद अब तक मैं उसे एक जोरदार थप्पड़ भी जड़ चुकी होती। और तभी मुझे अचानक याद आया, पिछले जन्म में जब इसी तरह मेरा मजाक उड़ाया गया था, तब भी गुवानिंग ने ही मेरा हाथ थामा था। उसी ने मुझे सिखाया था कि थप्पड़ कैसे जड़ते हैं। धीरे धीरे उसकी कुछ आदतें मुझमें भी आ गई थीं। थप्पड़ मारते वक्त सामने वाले को हमेशा उकसावे भरी नजरों से देखना, ताकि अपना रौब कायम रहे। हालांकि मेरे अंदर वैसा रौब कभी पूरी तरह आया ही नहीं था। अंधेरे की वजह से गुवानिंग मेरा चेहरा ठीक से नहीं देख पा रही थी। उसे लगा कि मैं अभी भी रो रही हूँ। उसकी उंगलियां धीरे से मेरे गाल तक आईं और मेरे आंसू पोंछने लगीं। उसकी आवाज पहले से कहीं नरम थी। रो मत, बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मेरे दिल में अचानक कुछ भर आया। मैं क्या कहूँ? क्या मैं उसे यह बता दूं कि आगे चलकर तुम एक बड़ी पागल बन जाओगी, कि तुम मुझे हर तरफ से इस तरह जकड़ लोगी कि मेरे लिए निकलना मुश्किल हो जाएगा? यह सोचते ही मैंने उसका हाथ हटा दिया। फिर भारी और थोड़ी रंधी हुई आवाज में कहा, वापस चलते हैं, नृत्य समारोह शुरू होने वाला है। गुवानिंग ने अपने होंठ दबा लिए। रोना बंद करो। जब भी मैं रोती थी उसे एक अजीब सी बेचैनी होने लगती थी। मैंने तुरंत कहा, रो नहीं रही। मेरी आवाज अभी भी भारी थी और उसमें कमजोरी साफ महसूस हो रही थी। गुवानिंग ने गहरी सांस ली और धैर्य से बोली, थोड़ी देर मेरे पास रहना, इधर उधर मत भटकना। मैंने 2 बार हाँ में सिर हिलाया, फिर काल्पनिक आंसू पोंछे और उसके साथ चल पड़ी। गुवानिंग धीमी आवाज में बोली, चलो। हम गलियारे के पास तक पहुंच ही गए थे कि मैं आधा कदम पीछे रह गई। फिर मैंने धीमी आवाज में कहा, तुम पहले जाओ, मुझे वॉशरूम जाना है। गुवानिंग ने पलटकर मुझे गहरी नजरों से देखा। कुछ पल तक वह कुछ नहीं बोली। फिर शांत स्वर में कहा, ठीक है। इतना कहकर वह पलटी और आगे बढ़ गई। जैसे ही वह मेरी नजरों से थोड़ी दूर हुई, मेरे चेहरे पर एक कामयाब मुस्कान फैल गई। प्लान काम कर गया। मैं सीधे वॉशरूम की तरफ चल पड़ी। तभी फोन पर शिजू का मैसेज आया, मैं तुम्हें ढूंढने आ रही हूँ, कहाँ हो? मैंने जवाब दिया, वॉशरूम में। शिजू ने तुरंत लिखा, क्या तुम सच में पूरी शाम वहीं छिपी रहने वाली हो? मैं कुछ पल फोन को देखती रही, फिर मन ही मन सोचा, क्यों नहीं? पिछले जन्म की घटनाओं को देखते हुए अगर मैं बाहर गई तो यह ज्याहो जरूर कोई ना कोई चाल चलेगा। वह किसी अनजान लड़की के साथ मुझे डांस करने के लिए धकेल सकता है और जानबूझकर ऐसे इंसान को सबके सामने नाचने पर मजबूर करेगा जिसे ठीक से नाचना भी नहीं आता। फिर पूरी पार्टी में मैं मजाक का पात्र बन जाऊंगी। हर कोई मेरे ऊपर एक एक ताना कसेगा। बस ये सोचते ही मेरे पूरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। लेकिन तभी मेरे दिमाग में अचानक गुवानिंग की कही हुई एक पुरानी बात कौंध गई, बेबी, डरते क्यों हो? जो मन में आए करो। मैं हमेशा तुम्हारी पीठ थामने के लिए यहाँ हूँ। उस आवाज और उस पुराने एहसास ने मुझे कुछ पल के लिए अतीत में पहुंचा दिया। लेकिन अगले ही पल मैं अपने ख्यालों से बाहर आई और तभी देखा गुवानिंग का फोन आ रहा था।